अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नावल्स हाउस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसे लग रहे हैं और आप किस तरह के नावल सुनना चाहते हैं। आपकी अप्रिसिएशन का शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। रात भीग रही थी, फ़ज़ा में खुनकी भर चुकी थी। लॉन के दरख्तों के तनों के गिर्द लिपटे बड़की कमकमे कहर में धुंधले पड़ गए थे। शादी का हंगामा दुल्हन रुखसत होते समय अपने आंचल से बांध कर ले गई थी और अपने पीछे ये उदासी, ये कहर आलूद तन्हाई और दिल फिगार खामोशी छोड़ गई थी। दाऊद खान लाउंज के सफ़ेद और काले दबीज सोफे पर यूं ठुस सा बैठा था, गोया उसके जिस्म में जान ही बाकी न बची हो। और इसमें कुछ शक बजा नहीं था कि उसकी इकलौती दुख्तर रोशनी वाकई उसकी जान, उसका महवर और मकसूद हयात थी। वो एक ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के हामिल शख्स था। बाल अब तक काले थे, इनमें कहीं कहीं सफ़ेदी झलकती थी। उसकी चमकती आंखें इस वक्त भीगी हुई थी। पता नहीं ये बेटियां इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो जाती हैं। उसने अपने बाएं हाथ की पहली उंगली की पुष्ट से आंखों की हदूद और उसकी मजबूती का भरम तोड़ते आंसू को झटका। तब उसकी निगाह अपने बेडरूम से बरामद होती अपनी बीवी पर पड़ी। वो अकेली होती तब वो ना चौंकता। उसके साथ उसका ब्राउन सूटकेस भी था। वो बेसाख्ता एक झटके से उठकर बेताबाना उस तक आया था। ये क्या? उसने तहैयर से कहना शुरू किया। उम्मीद, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? और उम्मीद ने ना सूटकेस का हैंडल छोड़ा, ना उसकी तरफ देखा, बस इतना बोली, मेरा काम बस यहीं तक था दाऊद। अमानत हकदार को बहिफाजत पहुँच गई, सो मेरा काम मुकम्मल हुआ। मगर तुम कहाँ जा रही हो और क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तुम नाराज़ हो मुझसे? वो इसके सामने आ खड़ा हुआ और उसके कंधे थाम कर बेकरारी से पूछने लगा। अब की बार उम्मीद ने निगाह उठाई। उसकी आंखों में आंसू ज़्यादा थे या शिकवे, दाऊद अंदाज़ा न कर सकता। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई थी, आज से 14 साल पहले, और गलती की तलाफ़ी तो खुद ही करनी पड़ती है। उसने बेबसी से रोते हुए कहा। उम्मीद, वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाया और उसके हाथ से सूटकेस गोया छीन कर रखा और डपट कर उससे पूछने लगा, बताओ क्या बात है? आखिर इस तरह नाराज़ होकर घर से जाने का क्या मतलब है? मतलब मैं बता चुकी हूँ तुम्हें, मेरा फ़र्ज़ मनसबी मुकम्मल हुआ। अब इस घर में मेरे मज़ीद रुकने का क्या जवाज़? उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, उसके कदमों की तरह। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ से क्यों जाओगी? दफ़ातन उम्मीद हिज़यानी अंदाज में उसके हाथ झटक कर चिल्लाई। नहीं है ये मेरा घर, न रोशनी, न तुम, कुछ भी मेरा नहीं है। मैं बेवकूफ़ थी जो आज तक किसी शराब के पीछे दीवाना वार दौड़ती चली आई। वो इस बुरी तरह बिखरी थी कि दाऊद से संभाली नहीं जा रही थी। उम्मीद, मेरी जान, होश करो। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मुझे बताओ। वो उसे बाजुओं के हल्के में लेकर पिचकारने लगा था। उम्मीद ने तनफ़ुर से उसे परे धकेला। नहीं दाऊद, मैं अब तुम्हारी झूठी मोहब्बत की पुरफरेब बातों के जाल में नहीं उलझ सकती। अच्छा हुआ जो मेरी हैसियत मुझ पर तुम्हारी ही ज़ुबानी आश्कार हुई। कोई और कहता तो मुझे यकीन नहीं आता, मगर तुम पर तो मुझे आज भी खुद से ज़्यादा यकीन है। वो शिकस्तगी से फिर रो पड़ी। दाऊद बुरी तरह झुंझला गया। क्या बेकार का तमाशा खड़ा कर रही हो? सारे नौकर अभी यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, आखिर पता तो चले कि हुआ क्या है। खूब, वो तंजिया मुस्कुराई, मगर आंखों से मतवाज़र आंसू गिर रहे थे। तुम चाहते हो कि कत्ल भी कर दो और चर्चा भी ना हो? शट अप! वो दुरुस्ती से धारा था। तमीज़ से बात करो और सीधी तरह बताओ कि मामला क्या है। उसकी बर्दाश्त की हद यहीं तक थी। और फिर वो कोई दिया तो थी नहीं कि जिसकी बदतमीज़ी भी वो सर आंखों पर संभाल रखता। वो जहरखंद होकर बोली, मामला ये है कि जिस मकसद के लिए तुमने मुझे अपनाया था वो पूरा हुआ। लहजा अब मेरा यहाँ मज़ीद रहना बेमानी है। ये तुमसे किसने कहा? वो तेज़ लहजे में पूछने लगा। तुमने? वो बड़े सुकून से बोली। तूफ़ान की तबाहकारी के बाद का सुकून? मैंने? दाऊद इस्तेजाब से बोला। हाँ तुमने, लिखा है तुम्हारी डायरियों में, चाहो तो जाकर देख लो, अगर भूल गए हो तो। वो सपाट लहजे में बोली। तभी बाहर गेट पर किसी गाड़ी का हॉर्न गूंजा और उम्मीद ने दोबारा सूटकेस उठा लिया। घर से निकलते उसने एक अलविदाई नज़र घर की दीवारों दरो दीवार पर डाली, जो उसके अपने कभी थे ही नहीं, मगर ये सच्चाई उस पर आज आश्कार हुई थी। तो तुम्हारी आंखों में तिल है दाऊद? दिया ने चावल खाते हुए चमचा प्लेट में रख दिया और हैरत अमेज़ तासुब से बोली, होगा, कभी गौर नहीं किया। उसने अपने सामने रखी डिशेस से भरपूर इंसाफ करते हुए लापरवाही से कंधे उचकाए। वो और दिया इस वक्त लंच करने ऑफिस के करीबी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आए थे। ओ मेरे खुदा! दिया ने अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया और अजियत अमेज़ अंदाज में नीचे देखते हुए अपना सर नफ़ी में हिलाने लगी। क्या हुआ? फिर सर दर्द? दाऊद ने यखलख्त खाना छोड़कर उसकी जानिब फिक्रमंदी से देखा। चलो उठो, फ़ौरन डॉक्टर के पास चलो। वो उठने लगा। मुझसे कैसे चूक हो गई? मेरा ध्यान तुम्हारे तिल की तरफ कभी क्यों नहीं गया? हैं? ये क्या बोल रही हो? वो हैरत से बोला।
प्लीज़, दिया हाथ के इशारे से उसे टोकती हुई बोली। मैं इस वक्त घर जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। वो अपना हैंड बैग उठाते हुए कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मगर ऐसे कैसे? अरे बात तो सुनो, भाई क्या हुआ? मगर दाऊद की बात सुने बगैर वो रेस्टोरेंट से बाहर जा चुकी थी। वो हक्का बक्का रह गया। दिया सबतैन अपने धीमे धीमे सुलगते नाम के बरक्स भरकता शोला थी। वालिदैन बचपन में गुजर गए थे। खाला ने अपने 6 बच्चों के साथ खुदा खोफी के तहत उसे जैसे तैसे पाल ही लिया था। अगर 2 वक्त की रोटी खिला देना और छत का आसरा फराहम करना तबाही करना पालना कहलाता है, तो वाकई उसे उसकी खाला ने पाला था। बाकी तन ढाँपने के लिए उतरन भी मिल जाती थी और खेलने के लिए टूटे खिलौने की भी। फिर पता नहीं कब उसने अपना हक मांगना सीख लिया था। सरकारी स्कूल में दिल लगाकर पढ़ती थी। बड़ी जमातों में आई तो अपनी किताबों वगैरह का खर्चा ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर पूरा करने लगी। उसमें से कुछ बचता तो अपने छोटे मोटे दूसरे अखराजात भी निकाल लेती। खाला को उसकी ज़ात की परवाह अब इतनी नहीं रही थी कि उनकी शादी के लायक 4 बेटियां ही उनकी फ़िक्र का महवर बन गई थी। वो बड़ा सुहाना दिन था कि जिस दिन वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। दाऊद खान ऊंचा लंबा गोरा चिट्टा घने स्याह बालों और ख्वाबिदा आंखों वाला खूबरू संजीदा बुर्दबार और लिए दिने रहने वाला नौजवान था। वो मिजाजन रवायती मर्द था। सारा ख़ानदान पेशावर में आबाद था। वो पढ़ाई की गर्ज से यहाँ आया था। उसे चीख चीख कर बातें करने वाली लड़कियां सख्त नापसंद थी। उसके ख्याल में लड़कियों का सुबह खराम नदी की तरह होना चाहिए था, ना कि चढ़े हुए चिंगारते दरिया की मानद मुँहज़ोर। मगर क्या किया जाए, अक्सर जो चीज़ तबीयत को नहीं भाए वो दिल को भा जाती है। शायद दिल इंसान का असली दुश्मन है। जब मैंने आपसे कल ही फरमा दिया था कि कल यानी आज मैं नुस्खा हाय वफा इशू करवाऊंगी, तब आपकी हिम्मत कैसे हुई इस किताब को किसी और को देने की? वो पिंक कॉटन की कमीज़ ब्लू जीन्स में मलबूस सफ़ेद ऊनी शाल कांधों के गिर्द लपेटे, एक हाथ कमर पर टिकाए, दूसरा हाथ नचा नचा कर लाइब्रेरी इंचार्ज से उलझ रही थी। इंचार्ज की मोटी अत्सों और काली कमानी वाली भारी भरकम ऐनक नाक की नोक पर टिकी हुई थी, जबकि उसकी आंखें दिया पर नागवारी से भरपूर थीं। देखिए मोहतरमा, ये लाइब्रेरी है। पहली बात तो ये है कि आप यहाँ आहिस्तगी से गुफ्तगू करें। दोम ये कि गुफ्तगू तमीज़ के दायरे में हो। सो मगर बात मुकम्मल करने की हसरत उसके दिल में फड़फड़ा कर रह गई और लब महज थरथरा कर बाहर में गया। दोम सो मुझे किताब चाहिए। जब मैं आपसे कह गई थी। अब की बार इंचार्ज ने उसकी बात नहायत बेदर्दी से उचकी थी कि आपने इस लाइब्रेरी के जुमला हकूक़ अपने नाम करवा लिए हैं। जो मुझसे इस लहजे में गुफ्तगू फरमा रही हैं आप। जाइए, नहीं देता मैं आपको किताब। तब आप क्या कर लेंगी? वो भन्ना गया था। अरे वाह, उसने लड़ाका औरतों की तरह हाथ नचाया। देखती हूँ कैसे नहीं देते। जाओ और अच्छी तरह देख लो। वो जारहिया से बोला। सर प्लीज़ मामला ख़त्म करें। दिया की सहेली मूना ने जो दौरान लड़ाई उसके साथ ही इस्तादा थी, झगड़ा भरते देख कर मुदाखलत की। चलो अब तुम यहाँ से, क्यों अपनी शामत बुलवानी है? वो उसे खींचती हुई बोली। मगर उन्होंने कल मेरे कहने पर इत्मीनान से गर्दन क्यों हिलाई थी? वो रूहान से लहजे में बोली, अंदाज शिकायती था। मेरी माँ, उसने झंझला कर उसके सामने हाथ जोड़े। हो गई उनसे गलती, अब माफ़ करो। मगर मुझे रोड नोट्स बनाने थे, अब क्या करूँगी? वो आंसू बह निकले। ओफो, रेडीमेड नोट से काम चला लेना। वो जिच होकर बोली। कभी नहीं। उसने बच्चों के से अंदाज में पैर पटके। ये ले, मान कोई उसके अकब से बोला। वो बेसाख्ता बोली। और ख़त्म करें ये तमाशा। आपको इतना एहसास भी नहीं कि ये लाइब्रेरी है और यहाँ आप इस कदर हंगामा बर्पा किए हुए हैं। दाऊद ने किताब उसके हाथ में ज़बरदस्ती थमाते हुए दुरुस्त लहजे में झाड़ भी पिला दी। मगर दिया ने उसकी डांट या झाड़ जो कुछ भी था का बुरा कतई नहीं माना, उल्टा उसकी शुक्रगुजार हुई थी। थैंक यू सो मच। उसकी आंखों की जगमगाहट और लबों की मुस्कान दीदनी थी और वो देख रहा था यकटुक बिना पलक झपके। क्यूपिड के तीर वाली बात अगर सच है तो वो उसके तीर का घायल हो चुका था। नोट्स अच्छे बन गए थे। सोदिया का मूड भी बेहद खुशगवार हो चला था। लाइब्रेरी वाले वाक्य को पूरे 5 रोज़ गुजर चुके थे, मगर फिर भी उसने जाकर इंचार्ज से माजरत चाही। उन्होंने भी कोई मोटी सी किताब पढ़ते पढ़ते गर्दन खफीफ से हिलाकर माजरत कबूल कर ली। किताब उसे दाऊद ही को शुक्रिया के साथ वापस करनी थी, सो वो उसे पूरी जामिया में ढूंढती फिरी। वो कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ मिला। दिया बेधड़क उस तक चली आई। ये नहीं अपनी किताब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे ये किताब ना देते तो मैं अपने नोट्स कभी ना बना पाती। सारे लड़के आंखों ही आंखों में एक दूसरे को मानी खेज इशारे करने लगे। दाऊद ने जल्दी से किताब पकड़कर उसे टालना चाहा। इट्स ओके, इसलिए रूठे लहजे में बोला। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं, उसने खलूस से कहा। लड़कों की खंगारते गोया खांसी का दौरा सा पड़ गया और दाऊद को गुस्से का, बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। अब जाओ यहाँ से, उसने इस बार झिड़क कर कहा था। उसकी जिगर जिगर करती आंखों में पहले तो हैयर, उसके बाद मोटे मोटे आंसू उभरे और वो उन्हें जब्त करती पलट गई। क्या बात है भाई तेरे शहजादे, पूरी यूनिवर्सिटी में किसी लड़के को मुंह नहीं लगाती। मानना पड़ेगा तेरी जहानत को
कैसे उसे राम किया है कि तेरे काम आने को मरी जा रही है। आमिर लफंगे पन से बोला तो वो भड़क कर उठ खड़ा हुआ। ज़ुबान संभाल कर बात करो आमिर, हर लड़की को एक ही खाने में फिट करने की कोशिश मत किया करो। वो कहकर रुका नहीं, लंबे लंबे डग भरता कैंटीन अबूर कर गया। ओए होए, सबने एक बार फिर आंखें नचाई। गोया ये बात है, 3 दिन हो गए थे वो यूनिवर्सिटी नहीं आई थी और दाऊद को लगता था जैसे ये 3 दिन ही 3 सदियां गुजर गई हों। हर मंजर अधूरा और बेजान मालूम हो रहा था। रगोबै में लहू नहीं बेचैनी दौड़ रही थी तो सीने में कुछ सुलग रहा था। क्या? ये वो जानने से कासर था। चौथे दिन कहीं जाकर उसकी सूरत दिखाई दी तो मंजर मुकम्मल और जानदार महसूस हुआ। रगोपै में सरूर और सीने में ठंडक, आंखों में रोशनी। वो दीवाना वार उसकी जानिब दौड़ा। दिया, तुम कहाँ थे? उसने कुछ ऐसी तरफ से पूछा कि वो मुतहैर रह गई। फिर संभल के बोली, तुमसे मतलब? वो सोचने लगा अब क्या कहे। अपनी बेकरार रातों का अहवाल अगर उसे यूं ही सरेराह सुना दिया तो क्या वो यकीन करेगी? फिक्र थी तुम्हारी कि तुम कहाँ हो, वो खुद पर काबू पाकर बोला। वो जो ठहर गई थी फिर चलने लगी और उसके हम कदम था। मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद अपनी फिक्र करने को काफ़ी हूँ। उसने सर झटक कर इस्माइल लाल से कहा तो दाऊद का दिल तड़प कर रह गया। हूँ, बुखार था और सर में दर्द भी। वो गालबन ज़्यादा देर नाराज़ रहने वालों में से नहीं थी। ओहो, वो तशवीश से बोला। डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर के पास जाकर उसकी फ़ीस अदा करना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अपने तौर पर दवा ले ली थी। वो तलखी से बोली। ओह, दाऊद का दिल तासुब से डूब गया। दूसरे दिन यूनी ऑफ होने के बाद वो उससे मिला। वो स्टॉप पर खड़ी थी। मेरे साथ चलोगी? कहाँ? उसने तीखे लहजे में पूछा। वो गड़बड़ा गया। वो अपने तौर पर मोहब्बत की इब्तदाई मंजिल तय कर बैठा था मगर उसमें आज तक दिया को कुछ बताने की हिम्मत नहीं आ सकी। तुम सच सच बताओ दाऊद, आखिर मुझे क्या समझ रहे हो? क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी लड़की? वो शट अप प्लीज़, अब तुम मुझे ऐसा वैसा समझ रही हो। वो उंगली उठाकर तंबीह करने वाले अंदाज में बोला। मैं तो एक दोस्त होने के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मगर हमारी दोस्ती कब हुई? उसने तमस्खर से कहा। नहीं हुई तो लो, आज और अभी, बल्कि इसी वक्त मैं तुम्हारे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। उसने वाकई हाथ बढ़ाया। 2 मिनट तो दिया उसे यूं देखती रही गोया जांच रही हो। फिर उसके बाद दिया ने उसका हाथ थाम लिया था, कभी ना छोड़ने के लिए। दाऊद ने उसे ले जाकर डॉक्टर को दिखाया, दवा दिलाई। वो मना करती रही मगर उसने क्या दोस्त होने के नाते मेरा इतना फ़र्ज़ भी नहीं है कहकर उसे खामोश करवा दिया। फिर आराम करने और घर पर रहने का मशवरा देने लगा। दाऊद प्लीज़, मुझे ऐसे ट्रीट मत करो, मैं इन रवैयों की आदी नहीं हूँ। उसकी आवाज़ भीग गई। क्यों? क्या तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा ख्याल नहीं करते? वो यही समझ सका। मेरे वालिदैन बचपन में ही फोत हो गए थे। मुझे मेरी खाला ने पाला है। वो गर्दन बोड़ कर गाड़ी से बाहर देखने लगी। ओह, आई एम सॉरी। वो शर्मसार सा हुआ। फिर बोला तो लहजा शरीर था। अगर आज तक तुम्हारा किसी ने ख्याल नहीं रखा तो इसका मतलब ये तो नहीं कोई आंदा भी ख्याल न रख सके। क्या पता, मुझे अपनी किस्मत पर कुछ खास भरोसा नहीं। अरे बाप रे, इतनी कनूनियत! वो दानिस्ता उसका ध्यान बटा रहा था। इसे कनूनियत नहीं, हकीकत पसंदी कहते हैं, जो तुम जैसे पैदाइशी खुश नसीब की समझ में आसानी से आएगी नहीं। गाड़ी यहीं साइड पे रोक दो, यहाँ से मैं पैदल ही घर जाऊंगी। तुम्हारी गाड़ी से अगर किसी ने मुझे उतरते देख लिया तो मेरे किरदार पर 100 बातें बनाएगा। दाऊद का फाइनल सेमेस्टर नज़दीक था, सो वो सब कुछ पसे पुश डाले पढ़ाई में मुनहक था। अपने डिपार्टमेंट की सीढ़ियों के साथ बनी संगी बेंच पर बैठा रज़ा के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। तब भी वो आंधम की खूब यहाँ पढ़ाइयाँ की जा रही हैं। इतने दिन से हाल पूछने की भी तौफीक नहीं हुई तुम्हें? उसने अपने अज़ली लड़ाका अंदाज में कमर पर हाथ रखते हुए कहा। रज़ा अजहद दिलचस्पी, जबकि दाऊद ने फाड़ खाने वाले अंदाज में उसे देखा। मैं इस वक्त बिज़ी हूँ, बाद में बात करते हैं। वो उसे उसका लहजा सब कुछ नज़रअंदाज करता दोबारा किताब की जानिब मुतवज्जा हो गया। बाद में मैं बिज़ी हो जाऊँगी, बात अगर होगी तो इसी वक्त होगी। वो अकड़ कर बोली। आराम से बैठ जाए ना आप, फिर बातें करें। रज़ा अपने पहले नोट समेटता बड़ी खुशी खिलाकी से उसके लिए जगह बनाने लगा। मैंने कहा ना अभी जाओ यहाँ से। उस बार दाऊद ने आंखें निकाली और तमाम लिहाज बलाए ताक रख कर उसे झिड़क ही दिया। आइंदा मेरे पीछे आए तो मुंह तोड़ दूंगी। वो रूहान से लहजे में घूंसा लहरा कर बोली और मुड़कर चली गई। क्या है, सुन तो लेते कि आखिर वो कहना क्या चाह रही थी। रज़ा ने दाऊद के रूड रवैये का बेहद बुरा मनाया। वो कुछ ना भी कहे तो तब भी मेरा दिल उसके दिल की हर आवाज़ सुन लेता है। दाऊद ने दिल ही दिल में कहा मगर ज़ुबान पर यह जुमला था। छोड़ो इसे। हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? सब मेरी ही गलती है, उसने सूं सूं करते हुए दिल गिरफ्तगी से कहा। और वो इस वक्त अपने मखसूस स्टॉप पर खड़ी घर जाने वाली वैन का इंतज़ार कर रही थी। तभी दाऊद ने उसे जा लिया और लगा मिन्नत करने कि एक बार वो उसकी बात तो सुन ले। मैंने ही तुम्हें समझने में संगीन गलती कर दी। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि कोई मुझसे दोस्ती का ऐलान सबके सामने बबांगे दहल कर सके। वो रंजी से बोली। स्टाफ से रश तकरीबन छट चुका था। इक्का दुक्का मौजूद लोग उन्हें बड़ी मशकूक नज़रों से देख रहे थे। दाऊद जैसे संजीदा मिजाज इंसान के लिए खासी ऑकवर्ड सूरत हाल थी, इसलिए वो झुंझलाकर हाथ जोड़ते हुए बोला, बाकी का रोना धोना गाड़ी में बैठ कर लेना यार, यहाँ से तो चलो। नहीं चलूँगी तुम्हारे साथ, वो बरक कर चिल्लाई। अच्छी बात है।
वो गुस्से से बोला, फिर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती घसीट कर गाड़ी में डाल लूँगा और लोग मुझे अगवाकार समझकर पीटने से भी दरेग नहीं करेंगे। उसके बाद हवाला पुलिस कर दिया जाऊँगा। यही चाहती हो ना तुम? और दिया ने मज़ीद कुछ कहे बिना ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और दाऊद का जी चाहता था कि वो अपने ही बाल नोच डाले। चलो, उसने रोने के दरमियान ज़रा तवक्कुफ़ करते हुए कहा, और दाऊद एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर फटाफट गाड़ी में आकर बैठा। अब वो रेस्टोरेंट में बैठी इस पर इल्ज़ामात की बुछार किए जा रही थी। तुम सबके सामने मुझे दोस्त की हैसियत से मुतारफ़ करवाने में शर्मिंदगी महसूस करते हो। मैंने बारहा महसूस किया है। तुम सबके सामने मुझसे यूं अनजान बन जाते हो, गोया मैं वहाँ मौजूद ही नहीं हूँ। हाँ तो ठीक ही है ना, मेरा मामूली हुलिया तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बायस बनता होगा। कहा तुम इम्पोर्टेड कपड़े पहनने वाले, मैं लोकल कपड़े पहनता हूँ। उसने पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनते हुए टोका। अच्छा? वो हैरान हुई। खैर तुम अपनी बात जारी रखो। उसने शाहाना तरीके से हाथ उठाकर इजाज़त दी। मैं क्या तुम्हें पागल दिखाई देती हूँ? उसके अंदाज पर दिल मिला गई। अरे क्यों? वो बौखला गया। अब मैंने क्या किया? मैं तुमसे शिकायत कर रही हूँ और तुम? उसने तासुब से हौनक बने दाऊद को देखा, फिर मायूसी से नफ़ी में सर हिलाकर उठने लगी। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, बैठो। दफातन दाऊद ने उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा अपने सामने बिठाते हुए कहा, और अब तुम गौर से सुनो। उसका लहजा इतना गंभीर था कि वो मकान के अंदाज में दोबारा बैठ गई। वो बोलने लगा, जब मैंने पहली बार तुम्हें लाइब्रेरी में इंचार्ज से झगड़ते देखा तो सच पूछो तो तुम मुझे बहुत बुरी लगी थी। मुझे यूँ चीख चीख कर बोलने और बात करने पर, मरने मारने वाले पर तुल जाने वाली लड़कियां बेहद बुरी लगा करती हैं। मगर वो रुका और जैसे मुनासिब तरीन लफ्ज़ों का इंतखाब करने लगा। दिया ना समझने वाले अंदाज में उसकी तमहीद सुन रही थी। मगर फिर न जाने क्या हुआ, तुम मुझे बेतहाशा अच्छी लगने लगी। इतनी अच्छी कि जी चाहता है तुम्हें दुनिया की नज़रों से छुपा कर कहीं महफूज कर लूँ। उसकी आंखें लो दे रही थीं और अल्फाज जैसे भी रहे हों उनसे सच्चाई शफाफ मोतियों की तरह धमक रही थी। दिया दम बखुद रह गई। क्या हुआ? क्या सो गई हो? दाऊद ने उसकी ठहरी हैरान आंखों के आगे चुटकी बजाई। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है? कुछ देर बाद उसके लब वाह हुए। जी हाँ। दाऊद का जी चाहा वो अपना सर पीट ले। पहली लड़की देखी थी जो इजहार मोहब्बत पर शर्माने ले जाने के बजाय उल्टा सवाल कर रही थी। मैं यकीनन यही कह रहा हूँ, अगर मोहब्बत करते हो तो सबके सामने मुझसे बात करने से कतराते क्यों हो? आंखें निकाल कर तफ्तीशी अंदाज। मैं अपने और तुम्हारे तल्लुक को तमाशा नहीं बनाना चाहता, वो संजीदगी से बोला। और उसने देखा अब की बार वो खुलकर मुस्कुराई थी, बिना किसी फिक्र और खदशे के। फिर वो दोनों इतनी तेज़ी से नज़दीक आए कि खुद ही हैरान रह जाते। दाऊद खान एक सीधी सादी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारता आया था, जबकि दिया का मामला उल्ट था। उसकी ज़िंदगी ना सीधी सादी थी ना बेहतरीन। अब जो दाऊद की सूरत में उसे खुशी मिली थी तो न जाने क्यों उसके दिल में ये खौफ जोंक की तरह चिमट गया था कि हो ना हो ज़िंदगी के किसी न किसी मकाम पर जल्द या बदेर ये खुशी भी उससे छिन जाएगी। दाऊद उसके वाहमों पर हंसता, उसका मजाक उड़ाता। वो ज़्यादा फिक्रमंद होती तो अपनी वफाओं का यकीन दिलाता, दिलासे देता। दिन पर लगा कर उड़ गए और दाऊद का फाइनल सेमेस्टर आन पहुंचा। उसने पेपर्स दिए और अख्ताम पर अपने घर की रवानगी की ठानी। दिया से अलबत्ता मुलाकात के लिए आया। यहाँ उसके वही खदशे। हमेशा के लिए जा रहे हो ना? मैं जानती हूँ तुम वहीं अपनी किसी कज़न से शादी कर लोगे और लौट कर नहीं आओगे। वो सीने पर हाथ बांधे मुंह फुलाए पेश गोइयाँ कर रही थी। हैरत अंगेज़ वो बुरी तरह चिढ़ गया, मगर ज़ाहिर दिलचस्पी से पूछने लगा, कब सीखी तुमने एस्ट्रोलॉजी? बताया भी नहीं। अच्छा खैर मज़ीद बताओ, मैं मुस्तकबिल करीब में और क्या क्या करने का इरादा रखता हूँ? मजाक उड़ा रहे हो? उसने झील जैसी आंखें उठाकर उसे शिकवा के निगाहों से देखा। यार अब रोना शुरू मत कर देना, तुम क्यों फजूल बातें सोचती रहती हो? और उसने भल भल रोना शुरू कर दिया। दाऊद ने बेचारगी से उसे देखा। यार दिया, पब्लिक प्लेस है, तुम्हारे आंसू भी साफ नहीं कर सकूंगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम्हारे ये आंसू मेरे दिल पर गिर रहे हैं यार। वो लाचारी से बोला। उसने कुछ इतने गैर रुमानवी अंदाज में रुमानवी बात की थी कि दिया बेसाख्ता हंसती। ये हुई ना बात। उसका दिल शाद हो गया। वो मुस्कुरा कर बोला तो लहजा मजबूत था। अपने दिल से ये वहम निकाल दो दिया। दाऊद खान ने तुम्हें ज़ुबान दी है कि वो मर जाएगा, मगर किसी कीमत पर भी तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने देगा। मैं यकीन रखती हूँ तुम्हारे जज्बों की सदाकत पर। वो बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ कर बोली, मगर इस दिल का क्या करूँ? पागल समझता ही नहीं। उसकी आवाज़ में मासूम सी बेचैनी थी। छोड़ो दिल को इसके हाल पर और बताओ मुझे मैं पेशावर से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? दंदासे के अलावा जो जी चाहे। वो मुकम्मल संजीदगी से बोली। दाऊद खुलकर हंस पड़ा। पढ़ाई ख़त्म, अब आगे का क्या सोचा है? वो सुकून से माँ की आगोश में सर रखे आंखें मूंदे हुए था। तभी माँ ने बालों पर प्यार करते हुए पूछा था, जॉब और क्या? वो इत्मीनान से बोला। माँ शफकत से मुस्कुराई। और शादी? शादी नहीं करनी क्या? आप इस हक की कर दें। उसने खुद से छोटे भाई का नाम लिया है। बेवकूफ़। माँ ने प्यार से सर पर चपत रसीद की। वो भी छोटा है, पहले तेरी होगी, फिर देखना लड़की की। यही तो सही उम्र होती है अपने घर जाने की। जरीना कितनी फिक्रमंद रहती है सबीका के लिए। पहले लोगों की मुस्कुराहट गायब हुई, फिर आंखें पट से खुली। इसके बाद वो खुद एक झटके से उठ बैठा और बड़ी फिक्रमंदी से उन्हें देखने लगा। सबीका? उसका यहाँ क्या जिक्र?
वो समझ नहीं सका। क्यों? माँ के तेवर बिगड़े? फिर और किसी का जिक्र होगा? बचपन से तेरे नाम पर बैठी है और कितना इंतज़ार करवाऊँ मैं अपनी बहन को। दाऊद को लगा जैसे किसी ने कोहे हिमालय उस पर लाद दिया हो। वो बिलबिलाकर बोला, मगर मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वो उठ खड़ा हुआ। खाना खराब? माँ गुस्से से बड़बड़ाई। उसका सुर्ख सफ़ेद रंग आतिश हो गया था। फिर किससे करेगा? और दाऊद ने कभी नहीं सोचा था उसे ऐसी सिचुएशन से दो चार होना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहा था कि वो यूं दिया का जिक्र अपनी माँ से करेगा। मगर क्या करता, करना ही पड़ा। मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, दिया नाम है माँ। वो बहुत अच्छी है, बहुत मासूम लड़की है। आप उससे मिलेंगी तो? वो सोने की भी हो तब भी मुझे कबूल नहीं। मेरी बहू अगर कोई बनेगी तो वो सबिका ही होगी। लिख लेना मेरी इस बात को। ये अजीब बात है, करने पर हाइयाँ जाते हैं और लेकर बीवियाँ लौटते हैं। मगर याद रखना, तूने ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने साफ जिता दिया था। दाऊद ने बेअंदाज़ा परेशानी महसूस की। फिलहाल वो जैसे तैसे शादी के जिक्र और सबीका के लिए माँ की फिक्र दोनों से मुँह मुश्किल जान छुड़वा कर वापस कराची लौटा था और यहाँ एक मल्टीनेशनल फर्म में जॉब कर ली। वो मुतफक्कर था और मुस्तरिब भी। दिया ये बात महसूस किए बिना न रह सकी। उसने अपनी बातों के दरमियान दाऊद से बारहा सवाल किया था, क्या हुआ? इतने परेशान से क्यों लगते हो? वहम है तुम्हारा। वो साफ डाल गया। अपनी माँ की ख्वाहिश और मुतालबा उसको बताकर वो अपनी परेशानियों में इजाफा नहीं करना चाहता था। नहीं, बताओ मुझे। वो हठधर्मी से बोली तो वो गुस्से में आ गया। क्यों एक बात के पीछे पड़ जाती हो? मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी बचकाना हाथों से। वो इस बार बिल्कुल खामोश रही और इसी खामोशी से फ़ोन बंद करके स्विच ऑफ कर दिया। अरे! उसने बेहद हैरानी से फ़ोन कान से हटाया। एक बार, दो बार, तीन बार उसका फ़ोन मुसलसल पावर ऑफ की गर्दान करता रहा। दाऊद ने झंझलाकर फ़ोन दीवार पर दे मारा। आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरी हूँ जो तुम्हें हर्ट किया। तुम जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर होगी। अगली दोपहर 3 बजे जब वो बेदिली से अपने ऑफिस में बैठा किसी फाइल पर काम कम और गलतियाँ ज़्यादा कर रहा था, तब उसे दिया का ये पैगाम जान फजा मिला। पैगाम पढ़कर मिजाज से सारी तलखी जाती रही। मूड खुशगवार और जहन बशाश हो गया। उसने फ़ाइल एक तरफ की और ज़रा रिलैक्स अंदाज में कुर्सी के ऊपर से कमर टिकाकर फ़ौरन उसे फ़ोन मिलाया। सज़ा तजवीज़ कर ली है मैंने तुम्हारे लिए। राब्ता कायम होने पर उसने छूटते ही कहा, कहो। वो रोई रोई सी आवाज़ में बोली, गोया दाऊद के दिल को चीरे लग गए। कल का पूरा दिन मेरे नाम करो। वो तहक्कुम से बोला। तस्लीम? उसे लगा वो मुस्कुराई हो। दाऊद ने फ़ोन बंद कर दिया और अब की बार वो दिल जमई से फाइल की जानिब मतवज्जा हुआ था। वो दोनों पूरा दिन सवाए समुंदर की बाहों की ओर कहाँ गुजार सकते थे, सो वहीं चले आए। पहले गिले शिकवे रूठना मनाना, इसके बाद बात मुस्तकबिल की होने लगी। अब शाम ढल रही थी। समुंदर की नमी बदमस्त हवा धुंध हो रही थी। आसमान की नीलाहट पुरशफक फैलती जा रही थी। सूरज गरूब होने को था। परिंदे अपने ठिकानों को वापस लौट रहे थे। तहद निगाह तक फैला जोरावर मुतकब्बर समंदर कुछ और पूरे स्टार लगने लगा और उसके किनारे दो दीवाने अपने इर्द गिर्द से बेनियाज मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहे थे। हम हर साल अपनी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी मनाया करेंगे और वो भी किसी हिल स्टेशन जाकर। दिया उसे अपने उड़ते बालों को चेहरे से हटाती हुई बोली, अच्छा आइडिया है। वो पुरोहित निगाहों से उसका चेहरा तक रहा था। और तू मुझे बाकायदा डिनर पर ले जाकर, इनफैक्ट कैंडल डिनर पर ले जाकर सुर्ख गुलाब और अंगूठी के साथ विल यू मैरी मी कहोगी। वो अंगुश्ते शहादत उसकी जानिब उठाकर धौंस भरे लहजे में बोली तो उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। खुदा का शुक्र है तुमने डायमंड की अंगूठी की शर्त नहीं लगा दी। तो वो बुरा मानकर बोली, मैं मादा परस्त नहीं हूँ, सिर्फ ज़िंदगी को ख्वाबों की तरह बसर करना चाहती हूँ। चूँकि बचपन से मुझे ख्वाब भी बहुत हकीकत पसंदाना किस्म के आते रहे हैं, इसलिए मैं जागती आंखों से ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं। आखिर में उसके लब में लहजे में अफसरदगी घुल गई। बहुत अच्छा किया। वो उसकी उदासी भांग पर खुश दिली से बोला, जागती आंखें बंद आंखों से ज़्यादा खुशकिन ख्वाब देखती हैं। हूँ, चलो अब चलें, मुझे घर ड्रॉप कर दो। मज़ीद यहीं ठहरे तो मुझे देर हो जाएगी। उसने अपनी सफ़ेद स्ट्रेप वाली घड़ी देखी जो शाम के 5 बजा रही थी। उफ, तुम्हारे साथ वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। काश के तुम्हारे साथ मेरा वक्त ठहर जाया करे। उसने बड़ी जज्ब से दुआ की थी और दिल से मांगी दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। दिन यूं ही आम से अंदाज में गुजरते गए। हाँ, इतना हुआ कि दाऊद जिस फर्म में मुलाजिम था वहीं उसने ज़रा सी कोशिश करके दिया को भी रखवा दिया कि उसे ज़रूरत थी। दाऊद को भी इत्मीनान रहता था, वो नज़रों के सामने रहती। गो के ऑफिस में भी उससे बहुत लिए दिए रहती, बात भी काम की करती और ये दाऊद ही की ताकीद पर वो कर रही थी। वगरना उसका बचकाना मिजाज दाऊद के इत्मीनान की झील में पहला बड़ा भारी पत्थर कल ही पड़ा था। कल माँ का फ़ोन आया था। ज़रीना खाला की तबीयत नामालूम वजूहात की बिना पर बिगड़ गई थी और वह सबीका को जल्द अज जल्द दुल्हन बने देखना चाहती हैं। दाऊद की माँ फ़िरोज़ा उसे दुल्हा वो उन्हें फ़ोन पर हर तरह से टाल चुका था कि इब्राहिम खान उसके वालिद ने उसकी एक भी सुने बगैर फ़ौरन से पेशतर उसे पेशावर तलब किया। क्या करता, जाना ही पड़ा। जाने से कब्र वो हल्के फुल्के अंदाज में इन बातों का जिक्र दिया से करना चाहता था। सबीका को अपनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था।
وہ ماں باپ کو دیا کے حق میں ہموار کرنے جا رہا تھا۔ یہی بات کرنے کی غرض سے وہ دیا کو لے کر لنچ بھی آیا۔ یہ نہ جانے کیسے اس نے داؤد کی آنکھوں کا دل بازیاب کر لیا تھا اور بنا کچھ کہے بنا کچھ سنے اٹھ کر اس طرح انداز میں چل دی، اور اب وہ سر تھامے بیٹھا تھا۔ میں کہہ چکا ہوں یہ ہرگز ممکن نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں مگر تہذیب کے دائرے میں رہ کر بولا۔ والد محترم کے کمرے میں عدالت لگی تھی۔ ماں باپ اسحاق اور وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں گھسائے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ دیکھ لیا؟ فیروزہ نے اسد شاہ کی نظروں سے والد محترم کی طرف دیکھا جو متفکر سے بیٹھے تھے۔ ساری پٹیاں اسی ڈائن نے پڑھا کر بھیجا ہے۔ ماں پلیز، وہ ملتجی ہوا۔ دیا کے متعلق ان نازیبا الفاظ نے اس کے دل کو دکھ پہنچایا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اسے تو معلوم تک نہیں کہ یہاں کیا صورتحال ہے۔ دیکھو داؤد، اس کے باپ نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، یہ تو تمہاری ماں کی زبان کا معاملہ ہے۔ شادی تو تمہیں بہرحال سبیکہ ہی سے کرنی پڑے گی، اور یوں بھی۔ وہ ذرا رکے، پھر آواز بدل کر بولے، اب ان کے لہجے سے کرختگی ٹپکی تھی۔ کسی غیر ذات کی لڑکی کو تمہاری بیوی کے روپ میں ہم ہرگز پسند نہیں کر سکتے۔ خوب، وہ اپنے اشتعال پر قابو پا کر بولا، ماں کی زبان کی اہمیت ہے آپ کی نظر میں، اور میری زبان، ایک مرد کی زبان کی کوئی ویلیو نہیں آپ کے نزدیک؟ اس نے ابراہیم صاحب پر آنکھیں گاڑی۔ وہ کچھ بے چین سے ہو گئے۔ ہم سے پوچھ کر اس خانہ خراب کو زبان دی تھی؟ ماں تل ملا کر بولی، آپ نے مجھ سے پوچھ کر خالہ کو زبان دی تھی؟ وہ دو بدو بولا، جواب نہ بن پڑا۔ ماں نے کالی لال شیشے سے مزین شال آنکھوں پر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ وہی خالص ماؤں والا جذباتی وار۔ لالا، ماں کو یوں رلانے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ اسحاق کے خون نے جوش مرا۔ میرا دل کچلنے کا حق انہیں کس نے دیا ہے؟ وہ شاید واقعی پڑھ لکھ گیا تھا۔ زبان کو لگام دو اور کان کھول کر سن لو۔ اگر تم نے اپنی ماں کی زبان کا پاس نہ رکھا تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ سخت لہجے میں دھمکی۔ داؤد بے چارگی سے ہنس پڑا۔ اگر میں اپنی زبان سے مکر گیا تو جانتے ہیں میں نے اس لڑکی کو کیا کہا تھا؟ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر فکر مندی۔ کسی نے جاننے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی، مگر اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس سے کہا تھا داؤد خان اپنی جان دے دے گا، مگر تم سے بے وفائی ہرگز نہیں کرے گا۔ ماں نے دہل کر اسے دیکھا، اور بابا جان آپ تو جانتے ہی ہوں گے ایک مرد اپنی زبان سے مکرا نہیں کرتا، اور ہماری تاریخ تو بڑی بڑی ہے۔ تاریخ گواہ ہے ہم نے کب کب اور کیسے کیسے اپنی زبان کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ اس کے بعد وہ رکا نہیں، کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ تینوں نفوس پر گہرا سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ دیا نے چپکے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ اوہ وہ میرے خدایا، آخر داؤد کی آنکھ میں تل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آدھی رات کو اب اپنی بستر پر اوندھی پڑی ہچکیاں لے رہی تھی۔ کیا تھا اگر اس کی گہری پیار لٹاتی ورفتہ نگاہوں میں تل نہیں ہوتا تو کون سا اس کی قاتل آنکھوں کا حسن ادھورا رہ جانا تھا؟ اس کے ساحر آنکھیں تو ویسے بھی بڑی خوبصورت، بڑی شفاف تھیں، تو ان میں تل بنا کر اسے داغدار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی اپنی ہی منطقیں تھیں۔ بچپن سے ناہموار غیر یقینی حالات نے اسے سخت وہمی اور توہم پرست بنا دیا تھا۔ کالی بلی راستہ کاٹ لیتی تو خواہ اسے کتنا ہی لمبا چکر کاٹ کر کیوں نہ جانا پڑے، وہ جاتی تھی۔ کالی بلی کی نحوست پر اسے پورا یقین تھا۔ بچپن میں خالہ نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ اس کے والدین نے آخری بار گھر سے جاتے ہوئے کالی بلی کے راستہ کاٹنے کا ذرا سا بھی خیال نہیں کیا تھا، حالانکہ خالہ نے خود بلی کو ان کا راستہ کاٹتے ہوئے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ بات بچپن سے ذہن میں تھی، سو تھی اس نے بھی بارہا یہ تجربہ کیا تھا۔ ایک بار جب وہ بلی کے اپنے سامنے سے گزرنے کے باوجود اپنے راستے پر چلتی چلی گئی تو آگے جا کر وہ لڑکھڑا کر گری ضرور تھی۔ پھر ایک بار اس کا پرچہ تھا، اس روز بھی بلی نے راستہ کاٹا اور وہ پرچہ اچھا نہیں ہوا۔ رات کو کوا منڈیر پر بیٹھ جاتا تو دوسری صبح یقیناً کوئی مہمان گھر میں آن ٹپک کرتا، اور جب کوا نہیں بیٹھتا مہمان تب بھی آ جاتے تھے کہ خالہ کی دوسری گلی میں ہی ان کا بھرا پورا سسرال آباد تھا، اور ان معنی خیز تلوں کا قصہ بھی زیادہ پرانا نہیں تھا۔ خالو کے پاس کوئی رسالہ تھا، اس میں قسمت کا حال، روحانی وظائف وغیرہ کے ساتھ ساتھ ایک خصوصی مضمون چھپا تھا تلوں سے متعلق۔ اس نے اسی مضمون میں کہیں پڑھ لیا تھا، جن کی آنکھ میں تل ہو وہ شخص یقیناً بے وفا ہوگا، اور اس پر ذرا بھی بھروسہ نہ کرنا۔ اور یہ بات اس نے لوہے میں محفوظ پر لکھی ہوئی کوئی تحریر سمجھ کر گرہ سے باندھ لی، اور یہ بات قطعاً نظر انداز کر گئی۔ کسی مضمون میں بھی لکھا تھا کہ جن کے سینے پر تل ہو وہ بہادر، اور جن کے پاؤں پر تل ہو ان کے نصیب میں سفر کرنا لکھ دیا جاتا ہے۔ خالہ کے رجو کے سینے پر تل تھا، اور وہ شاید پہلا لڑکا تھا جو چھپکلی کو دیکھ کر باقاعدہ بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، اور جس کمرے میں روشنی گل ہو اس کمرے میں اسے دنیا کی کوئی طاقت داخلے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ اور رہی خالہ، فی الحال تو ان کی پوری زندگی اس گھر اور محلے میں گزر گئی تھی، اور مستقبل کی رب جانے۔ ہائے میں کیا کروں، یہ کمبخت دل بڑا ہی دھوکے باز نکلا۔ جتنا داؤد سے متنفر کرنے کی کوشش کروں منحوس اتنا ہی اس کی جانب جھکا چلا جا رہا ہے۔ ہائے، اس نے روتے روتے پوری رات گزار دی۔ بات نہیں بنی، دونوں طرف خاموشی گویا نہ جھکنے کا اعلان تھی۔ داؤد آفس سے 2 دن کی چھٹی لے کر آیا تھا، بے حد شکستگی اور رنجور سا واپس چلا گیا۔ کیا تھا اگر اس کی ماں اس کی باتیں مان جاتی، اور کیا تھا اگر وہ اپنی ماں کے آگے ہتھیار ڈال دیتا؟ دل نے چپکے سے کہا، میرا مسئلہ انا نہیں محبت ہے،
اور ماں چاہتی ہے میں انا اور ضد کے چکر میں اپنی محبت قربان کر دوں۔ محبت جو کائنات کی سب سے حسین تخلیق ہے، محبت روشنی ہے، نغمگی ہے، شگفتگی ہے، چاندنی ہے، اور انا اس کو بنیاد بنا کر رشتے قائم نہیں کیے جاتے، ہاں ٹوٹ ضرور جاتے ہیں، مگر یہ بات داؤد کے گھر والوں کو سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ تم میرے ساتھ لنچ بریک میں باہر چل سکتے ہو؟ دیا نے آفس میں اس سے پوچھا۔ اب وہ دونوں ساتھ لنچ کر رہے تھے۔ داؤد خلاف معمول بالکل چپ چپ بیٹھا تھا۔ دیا نے غور سے دیکھا، اس کا چہرہ مزمحل ہو رہا تھا، آنکھوں کی گرد ہلکے بھری ہوئی شیف پریشان سے بول، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے ہول کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اپنی سنا؟ وہ خلاؤ میں تک رہا تھا۔ اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے رک رک کر پوچھا۔ اچانک نہیں گیا تھا، بابا جان نے بلایا تھا۔ اس روز تم سے یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ تمہیں میری آنکھ کا تل اور بے وفائی نظر آ گئی۔ وہ چڑ گیا، وہ تھوڑی سی خفیف ہو گئی، پھر خود کو پورے اعتماد کرتی ہوئی بولی، دیکھو داؤد، تمہارے نزدیک یہ بات غیر اہم ہو سکتی ہے، مگر مجھے ان باتوں پر کافی اعتماد ہے، اور میں تم سے یہی کہنا چاہتی ہوں، اگر تم بے وفا نہیں ہو تو مجھے ثبوت دو۔ داؤد جو ان کی بات غور سے سن رہا تھا، یکدم بولا، تم مجھ سے شادی کر لو۔ کیا؟ دیا بھونج کی رہ گئی، مگر ایسے کیسے؟ میں نے تو تم سے اس وقت تمہاری چاہت کا ثبوت مانگا ہے، دیکھنا چاہتی ہوں تم کتنے بے وفا ہو۔ وہ استہزائیہ انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ دیا، وفاؤں پر یقین نہیں دلایا جاتا، خود یقین آ جاتا ہے۔ فی الحال میں تمہیں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، تمہاری خاطر میں اپنے سارے رشتے پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اور تمہیں اب بھی میری وفاداری کا ثبوت چاہیے تو توفہ داؤد خان کی محبت پر۔ وہ کہہ کر اٹھا اور بنا اس کی طرف دیکھے ریسٹورینٹ سے نکلتا چلا گیا۔ پہلی بار دیا سے ہی معنوں میں اس کے انداز پر ہراساں ہوئی تھی۔ حالانکہ نہ تم مجھے کینڈل لائٹ ڈنر پر لے کر گئے، نہ انگوٹھی دے کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ول یو میری میں کہا، مگر میں نے پھر بھی تم سے شادی کر لی۔ شادی کے رات سیج پہ بیٹھے ہوئے اس نے داؤد سے کہنا ضروری سمجھا، جبکہ یہ وہ لمحہ تھا کہ داؤد کے گھر والوں نے اس کی شادی میں نہ شریک ہونا تھا، نہ دیا کو قبول کرنا تھا۔ سو ایسی صورتحال میں بے وجہ کا انتظار حکماقت تھی۔ وہ برسر روزگار تھا، شہر میں اپنا فلیٹ بھی تھا، اور وہ ذمہ داری اٹھانے کے لائق بھی، تو وہ کس بات کا انتظار کرتا؟ دیا کے والدین ہوتے تو شاید گھر والوں کو لاؤ، یا اکیلے بارات کیوں لائے ہو جیسے مسائل یا سوالات کھڑے کرتے، مگر دیا کی خالہ اپنی چار بیٹیوں اور پانچ بیٹوں کے سلسلے میں اتنی بوکھلائی رہتی تھی کہ ان کا دھیان ان باتوں کی جانب گیا ہی نہیں۔ اتنا ضرور ہوا کہ خاندان برادری کے سامنے انہوں نے عزت سے دیا کو رخصت کر دیا، اور ان کا یہی کر دینا بہت تھا۔ ہاں، داؤد نے تعصب سے کہا، مجھے احساس ہے، مگر تم فکر مت کرو، میں بہت جلد تمہارا یہ گلہ مٹا دوں گا۔ وہ اس کے گندمی ہاتھ جو مہندی کے رنگ سے سرخ ہو رہے تھے تھام کر بڑی محبت سے بولا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ وہ پرشوق نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اتنی عام سی تعریف، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ شش خاموش۔ داؤد نے اس کے احمری لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، ہمیشہ تمہاری سنتا آیا ہوں، آج تمہیں صرف میری سننی پڑے گی، اس کے نے بڑے استحقاق سے کہا اور مسکرا دیا۔ دیا بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ دنیا میں اگر کہیں جنت تھی تو یہ جنت دیا کو مل چکی تھی۔ اس کا ہر دن عید کا اور ہر رات شب برات تھی۔ اس کے دل میں اب بھی واہمے ڈنگ مارتے جب کبھی وہ داؤد کو ملول اور اداس دیکھتی۔ تمہیں اپنے گھر والے یاد آتے ہیں نا؟ میری وجہ سے ان لوگوں نے تمہیں چھوڑ دیا، وہ اس کے شانے پر سر ٹکا کر رنجیدگی سے بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس کے نرم بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ تم ہو نا میرے لیے، تمہاری محبت کافی ہے۔ وہ غم سے مسکرا کر بولا۔ نہیں داؤد، اس نے اپنا سر داؤد کے کندھے سے ہٹا لیا۔ دنیا میں کسی محبت کو بھی ماں کی محبت کا نعم البدل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں نہ ایسا کریں، ہم دونوں چلتے ہیں تمہارے گھر اور ان سے معافی مانگ لیتے ہیں، آخر کو تمہاری ماں ہے، وہ ضرور تمہیں معاف کر دیں گے۔ وہ پرجوش ہو کر بولی، چلیں گے، وہاں بھی چلیں گے، مگر ابھی نہیں، فی الحال تو ہم لوگ ناردرن ایریاز جا رہے ہیں اپنا ہنی مون منانے۔ سچ؟ خوشی سے دیا کا چہرہ کھل اٹھا۔ جی جناب۔ وہ دونوں اس وقت وادی سوات کے سب سے شاندار ہوٹل کے ڈنر ہال میں بیٹھے تھے۔ باہر برف پڑ رہی تھی، جبکہ اندر کا ماحول خاصا معتدل تھا، نہ گرم نہ سرد۔ دیا کا چہرہ کاہی رنگ کے بیش قیمت فراک پاجامے میں دمک رہا تھا۔ وہ پوری طرح اس خوابناک ماحول میں کھوئی ہوئی تھی، اور داؤد اس میں۔ بیک گراؤنڈ میں بجتا دھیمے سروں والا میوزک، مدھم روشنیاں، بے فکر چہرے، اونچے کہے، سرسراتی خوشبوئیں۔ تبھی ویٹر نے ان کی میز پر بلیک فارسٹ چیریوں سے سجا کیک لا کر رکھا۔ دیا نے متحیر ہو کر داؤد سے سوال کیا، کیک؟ مگر کس کی سالگرہ ہے؟ داؤد معنی خیزی سے ہنس دیا، تمہیں یاد نہیں؟ کچھ دیر بعد وہ بولا، آج ہی کی تاریخ کو ہم پہلی بار ملے تھے، اور تم ہی نے کہا تھا ہم ہر سال آج کی تاریخ کو ہل اسٹیشن آ کر سیلیبریٹ کیا کریں گے۔ وہ نازک سی کینڈل روشن کرتا ہوا بولا، او مائی گاڈ۔ دیا دونوں ہاتھ گال پر رکھ کر خوشی کے انتہائی مقام پر پہنچ گئی۔ تمہیں یاد تھا؟ یاد نہ ہوتا تو یہ سب کیوں کرتا؟ وہ جیسے برا مان کر بولا، بلکہ غالباً تم بھول چکی تھی۔ ہاں، وہ جھمپی، دراصل آج کل تو میرے لیے ہر دن ہی کچھ نہ کچھ خاص اپنے دامن میں لیے طلوع ہو رہا ہے۔ شاید خوشی اور حیرت کی بہتات نے مجھے یہ بات بھلا دی۔
वो कंधे उचका कर बोली, चलो खैर। उसने रिबन लगी छुरी उठाते हुए कहा, अब मेरे साथ मिलकर ज़रा ये केक तो काटो। दिया ने अपना मुर्तीज हाथ आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर केक काटा। दाऊद ने सीधे हाथ से डिजिटल कैमरा थाम रखा था। दाऊद के डिजिटल कैमरा ने उस यादगार और खूबसूरत पल को अपनी आंखों में कैद कर लिया। एक शानदार डिनर के बाद जब उठने लगी तो दाऊद बेसाख्ता बोला, ज़रा 1 मिनट यूं ही खड़ी रहो। वो अपने नेवी ब्लू कोट की जेब से कुछ बरामद करता हुआ बोला, अब क्या हुआ? वो मुस्कुराहट लबों के गोशे में दबाकर पूछने लगी। मान वो घुटनों के बल बैठा और अंगूठी उसकी जानिब बढ़ाता हुआ बोला, विल यू मैरी मी? कहने का वक्त तो गुजर गया मैडम, मगर क्या आप इस खूबसूरत अंगूठी को अपने खूबसूरत तरीन हाथ की जीनत बनाना पसंद करेंगी? हाल में मौजूद लोगों ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। फिर बेसाख्ती ही किसी ने ताली बजाकर गोया उसके जज्बे की दाद दी। उसके बाद पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। दिया का चेहरा शर्म से गुलगू और खुशी से गुलनार हो गया। उसने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ा दिया। मेरी मोहब्बत बरसती हुई बारिश जैसी है, जब अगर ज़्यादा बरस जाए तो तबाही का अंदेशा लाजम है, मगर तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखती है दाऊद, जिसकी गैर मौजूदगी मुझे मेरी ज़िंदगी से जुदा कर देगी। वो अपने कमरे से मुल्हका टेरेस पर खड़ी उसके सीने पर सर टिकाए कह रही थी, ये क्या बात हुई? वो मुस्नुई नाराज़गी से बोला, तुम मुझे लफ्ज़ों से बहला लेती हो हमेशा, मगर इस बार तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना ही होगा। दिया ने उसके सीने से सर उठाकर उसे खफगी से देखा। मैं तुम्हें लफ्ज़ों से बहलाती नहीं हूँ। मेरे नज़दीक खूबसूरत अल्फाज इजहार को चार चांद लगा देते हैं। और वैसे ज़रा मैं भी तो सुनूं, तुम क्या चाहते हो? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? उसका हाथ कमर पर टिका हुआ था और कड़े तेवरों से उसे घूर रही थी, मगर लबों पर छप दिल खिलाती मुस्कान मुस्कान थी कि वो उसे दिल लगी कर रही है। हक हा, दस्तक पे मेरे दिल के खुल जाओ किसी दिन, क्या रोज़ गरजते हो, बरस जाओ किसी दिन। वो रेलिंग से कमर टिकाकर ठंडी सांस भरकर बोला। नीचे वादी में बने घरों की जली रोशनियां, दूर किसी झरने से आती झनकार, माहौल पर छाया रुमानवी सन्नाटा। सफ़ेद आसमान गोया बर्फ़ की चादर आसमान ने भी ओढ़ रखी हो, और इस पर शेर की टांग तोड़ता दाऊद। दिया जी भर के बेमज़ा हुई। क्या फ़ायदा तुम्हारी शायरी की किताबें पढ़ने का? एक शेर भी ढंग से नहीं पढ़ सकते, ना शायरन ना बातें ही कर सकते हो। वो नाराज़गी से बोली, मैं कौल से ज़्यादा अमल पर यकीन रखता हूँ। वो मुस्कुराकर बोला, हूँ। उसने नखवत से गर्दन झटकी। फिर यकलख्त वो मायूसी से बोली, मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि तुम शायराना ज़बान में मुझसे इजहार इश्क करते। अरे अरे, वो हड़बड़ा कर सीधा हुआ। फिर आजिज़ लहजे में बोला, तुम एक ही बार अपनी सारी ख्वाहिशात की लिस्ट मेरे गोश गुजार क्यों नहीं कर देती? हर बार एक नया दर्द तुम्हारे सीने से निकल कर आता है। खुदा की पनाह, मेरी उम्र तो तुम्हारी ख्वाहिशात की तकमील करते ही गुजर जाएगी। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? उसने गुस्से से पूछा। नहीं, ये शायरी वारी की ज़ुबान पढ़ने की हद तक तो ठीक है, वैसे मेरी समझ में नहीं आती। वो बेबसी से बोला, अच्छा तो ठीक है। वो मुड़कर जाने लगी। दाऊद ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी काली आंखों में है अंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुड़ियाँ उड़ियाँ खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठे मुझसे ये रूठे रूठे हैं, चादर वारत चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब, मुझसे बिछड़ कर वो भी यारो बिखरा बिखरा रहता है। फीके पड़ गए हैं कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। हाथ छोड़ो मेरा और चलो अंदर, बर्फ़बारी शुरू हो गई है। दिया अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोली, क्या हुआ, पसंद नहीं आई गज़ल? उसका मुंह उतर गया, हाथ भी छोड़ दिया। वो रुकी, उसकी जानिब मुड़ी और शरारत से बोली, आई हो ना खान, मोहब्बत के दरमियान में भी चाकू वाकू खंजर वंजर की सीट लाए, मगर फिर भी अच्छी थी। गो कि मैं समझने से कासिर हूँ कि इसमें इज़हार मोहब्बत कहाँ था, मगर फिर भी बेहतर कोशिश। वह कहकर जब भाग से कमरे में, दाऊद अपने सर पर हाथ फेर कर रह गया। अच्छा अब समझा, शरारत करके गई है मुझसे। चंद सानिये बाद जैसे ही वो मामला समझकर उसके पीछे गया था, हज़ारों खूबसूरत यादें लिए वो लौट आए। मामूल की ज़िंदगी शुरू हो गई। दाऊद के लिए दिया की दीवानगी रोज़ बरोज़ बढ़ती ही गई। वो उसका हर काम अपने हाथ से करती, उसके जूते पॉलिश करती, कपड़े धोती, प्रेस करती, बाल संवारती, टाई की नॉट बांधती, कोट पहनाती, और तो और कभी कभी उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाती। दाऊद मसनूई आहे भरता। हक हा, किस डिक्टेटर बीवी से पाला पड़ गया। अच्छा तो मैं डिक्टेटर हूँ? ज़रा मैं भी तो सुनूँ, कौन सा डिक्टेटर अपनी रियाया का इतना ख्याल रखता है? वो खफा हुई। बस मैं ये तुम्हारे मुंह से तस्लीम करवाना चाह रहा था। दाऊद खुशी से चिल्लाया कि तुम मुझे अपनी रियाया समझती हो, हालांकि मैं तुम्हारा हाकिम हूँ। तब वो शरारत से उसकी नाक दबाकर बाल बिगाड़ती। बेशक तुम हाकिम हो, मेरे दिल पर तुम्हारा ही हुक्म चलता है, मेरे जिस्म जा पर तुम ही हुक्मरानी करते हो। तब दाऊद मसनूई अफसोस करता, काश मैं भी तुम्हारी तरह खूबसूरत बातें कर सकता, तब तुमसे भी ज़्यादा दिलकश अल्फाज में तुम्हारी तारीफ़ करता। बस रहने दो, कर ली तुमने मेरी तारीफ़, वो बिगड़ कर कहती। कुछ देर बाद वो दोनों हंस पड़ते। दिया माँ बनने वाली थी। दाऊद को पता चला तो वो खुशी से दीवाना ही हो गया। फिर उसके बाद उसने दिया का इस तरह ख्याल रखा
जैसे वो कांच की बनी मूरत हो और ज़रा सी ठेस लग जाने पर उसके चटक जाने का अंदेशा हो। उसने एक कुल वक्ती मुलाजमा उसके लिए रखती थी। कभी कभी दिया चिढ़ जाती। बस करो दाऊद, मेरे साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रही हूँ, जैसे मैं आसमान से उतरी हुई कोई शय हूँ। एक ज़िंदगी को अपने लहू से सींच रही हो, ये कोई मामूली बात है क्या। वो दूध का गिलास उसे ज़बरदस्ती पिलाना चाह रहा था। मुझे नहीं पीना। उसका मूड ख़राब था, कोई वजह नहीं थी, बस यूं ही। पी लो मेरी जान, तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे लिए या तुम्हारे बच्चे के लिए। वो अजीब से लहजे में बोली। एक ही बात है। वो उसे बचकाने लगा। मेरे दिल को खदशे सताते हैं दाऊद। वो दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा कर रो पड़ी। अरे भाई क्या हुआ। वो गिलास रख कर उसके नज़दीक बैठ गया। तुम बदल तो नहीं जाओगे ना दाऊद। उसने मुंह से हाथ हटाकर उसे आज से देखा। कभी नहीं। तुम्हारे सारे वहमे दिल से निकाल कर पुरसुकून रहने की कोशिश करो। उसने प्यार से अपने साथ लगा लिया। पता नहीं क्यों दाऊद, मुझे लगता है जैसे मैं तुमसे बिछड़ जाऊंगी। वो खौफ से लर्जा आवाज़ में बोली। बेवकूफ़ हो तुम। मैं तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरी जान हो तुम। तुम्हारे बिना मैं जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मेरा वजूद तुमसे मुकम्मल हुआ है। मेरी रूह को तुम्हारी मोहब्बत ने आसूदगी बख्शी है। लो देख लो, मैं भी तुम्हारे साथ रह रह कर शायराना बातें सीख गया। अब तो खुश हो जाओ। और दिया फीकी सी हंसी हंस दी। दिया ने एक नन्ही परी को जन्म दिया था। दाऊद ने खुशी खुशी अपनी माँ को दादी बन जाने की खबर दी। जब हमने उसे बहू ही नहीं माना तो पोती का क्या सवाल, ये उनका जवाब था। हालांकि वो सबीका को बहू बना चुकी थी, मगर जिद। और ये बात दाऊद को सही मायनों में बुरी लगी थी और उसने उनसे ज़िंदगी में दोबारा कभी रब्ता ना करने का मुसम्मम इरादा कर लिया। दिया ने उसके घर वालों की आमद से मुतलिक पूछा तो वो साफ टाल गया। इन दोनों की खुशियों और उम्मीदों का महवर अब उनकी नन्ही परी बन चुकी थी। दिया ने उसका नाम रोशनी तजवीज़ किया। दाऊद को ये नाम बेहद पसंद है। वो अक्सर उसे प्यार से दिया की रोशनी कहने लगा। दिया उसे पाकर बेहद मसरूर, मुतमिन और आसूदा दिखाई देती। उसे सजाती, संवारती, बड़े प्यार से रखती। अक्सर जज्बाती होकर दाऊद से कहा करती, मेरा बचपन बहुत महरूम गुजरा है। मैं चाहती हूँ रोशनी को हमारे प्यार मोहब्बत के साथ साथ बेहतरीन परवरिश भी मिले और वह तमाम आसाइशात भी जिनसे मेरा बचपन नाआशना रहा। तब दाऊद नम आंखों में मोहब्बत का जहान आबाद किए उसे देखता। तुम फिक्र क्यों करती हो, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मगर जैसा सोचा जाए वैसा होता कब है। तकदीर का लिखा इंसान की करनी पर गालिब आकर रहता है। रोशनी की पहली सालगिरह इन लोगों ने बड़े पैमाने पर होटल में मुनक्किद की। दिया बॉटल ग्रीन और मैरून साड़ी बांधे तैयारी की आखिरी मराहिल से गुजर रही थी। ममता का लोही नूर उसके चेहरे से हवेदा था। तो दाऊद की मोहब्बत ने उसके वजूद को चांदनी में नहला दिया था। ऐसे में अगर वो हसीन तर न लगती तो क्या लगती। उसका सजा सवरा रूप दाऊद यूं तो पहले भी कई बार देख चुका था, मगर आज न जाने क्या बात थी कि उस पर से नजरें हटाना उसे दुनिया का दुश्वार तरीन काम लग रहा था। और वो महबूत होकर बिना पल के झपकाए शीशे में मुनकस होते उसके वजूद पर निगाहें जमाए उसकी पुश्त पर खड़ा था। रोशनी बेड पर बैठी अपने खिलौने में मगन थी। ऐसे क्या देख रहे हो, वो शर्मगी लहजे में बोली। बाखुदा ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। उसने अपने बाजू उसके गिर्द फैलाए। कोई शरारत नहीं चलेगी। उसने दाऊद को तनबीहन घूरा। हमें देर हो रही है। छोड़ो यार, हम घर पर ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। वो उसे चिराने को मुस्कुरा कर बोला। दाऊद। वो किस्मसाकर उसकी बाहों के हल्के से बाहर आई और रोशनी को गोद में उठाकर बोली, चलो जल्दी, ये ना हो मेज़बान को वहाँ मेहमान रिसीव करें। वो ठंडी सांस लेकर बोला, चलो। ओफो। उसने निकलने से कबल एक तायराना निगाह फैले हुए घर पर डाली। घर कितना अबतर हो रहा है। आज ना जो भी काम पर नहीं आई आज ना जो भी काम पर नहीं है, अब आकर मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा। बेकार की टेंशन मत लो, वो सुबह आकर साफ़ कर देगी सब कुछ। अब चलो। वो घर लॉक करने का मुंतज़िर था और वो पता नहीं कैसी नज़रों से घर के दरो दीवार तक रही थी। चलो दिया। उसने हाँक लगाई तो वो चौंकी। हाँ चलो। उसने घर से कदम बाहर निकाले, दोबारा कभी वापस ना रखने के लिए। पार्टी बहुत अच्छी रही थी, मगर पता नहीं क्यों दिया उसे बुझी बुझी सी लग रही थी। वह घर वापसी के सफ़र में थे जब दाऊद ने उसके उतरे मुंह की वजह पूछी। वो सोई हुई रोशनी को सीने से चिमटाई हुई थी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है दाऊद। वो यकदम रो पड़ी। अरे अरे। दाऊद घबरा गया। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। उसने गाड़ी अस्पताल की तरफ मोड़ ली। अस्पताल पहुँचते पहुँचते वो दर्द से तड़पने लगी। इमरजेंसी में डॉक्टर ने देखा, इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी, कुछ टेस्ट करवाए। दाऊद यहाँ से वहाँ भागा फिर रहा था। दाऊद। रोशनी का बहुत ख्याल रखना, वो रोते हुए उसे कहने लगी। उसने दाऊद का हाथ किसी अनजाने खौफ से थाम रखा था। हाँ हाँ, हम दोनों रखेंगे इसका ख्याल। तुम फिक्र क्यों करती हो। दाऊद, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम बहुत अच्छे हो। मैं तभी डॉक्टर अंदर चली गई और उसे बाहर निकाल दिया। कुछ बातें हमेशा अधूरी रह जाती हैं, ज़िंदगी की तरह। वो न जाने क्या कहना चाह रही थी। दाऊद को उसकी रिपोर्ट्स लानी थी। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ रिपोर्ट्स लेकर लौटा, मगर दिया बुझ चुका था। कितने दिन वो खोशो हिट से बेगाना रहा। ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा करने वाली अपना वादा तोड़कर उससे दूर जा चुकी थी। दाऊद की बेवफाई का खौफ उसे खाए जाता था।
कौन जानता था वो खुद ही बेवफा निकलेगी। वो जाते जाते उसके लबों से हंसी और आंखों से नींद तो दिल से करार चुरा के ले गई। अब ना उसे ज़िंदगी से दिलचस्पी बाकी रही थी, ना ज़िंदगी से वाबस्ता किसी शय से। रोशनी को इतने रोज़ उसकी माँ फिरोज़ा संभालती रही। वो अपने बेटे के दुख पर अफसुर्दा थी, चाहती थी कि वो ज़िंदगी की जानिब दोबारा लौट आए, मगर वो गोया पत्थर हो चुका था, न सुनता था न समझता था, बस ठूस। उनके बर्दाश्त की हद जवाब देगी और वो चटक गई। बस वो उसके नज़दीक बैठी हुई बोली, बहुत मना लिया तुमने जाने वाली का गम, मैंने फैसला कर लिया है। रोशनी को मैं पाल लूँगी, तुम्हारा घर बसना ज़रूरी है। दाऊद, रोशनी का बहुत ख्याल रखना। उसके अंदर से कोई बोला, लड़की अब की बार मैं देखूंगी, बल्कि सबीका से छोटी। माँ न जाने क्या कह रही थी। दाऊद, रोशनी का बहुत ख्याल रखना। दिया की वसीयत। दाऊद, रोशनी का। पत्थर में जान पड़ गई। रात क्यों होती है जबकि वो मेरे साथ नहीं होती। उसकी खुशबू, उसका लहजा, उसकी रफाकत, उसकी कानों में रस घोलती आवाज़। दिल ये मानने से मुनकिर है कि अब उसे ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना छू सकता है। उसके रंगीन आंचल यूं ही अलमारियों में बंद पड़े हैं, मगर वो उन्हें अब कभी नहीं पहनेंगी। उसकी रेशमी चूड़ियाँ यहीं रखी हैं, मगर वो नरम गुदास बाहें मिट्टी का रिस्क बन चुकी हैं, जिनमें कभी ये सजा करती थीं। आखिरी बार अपने बाल संवारते हुए वो अपने चंद बाल कंघी में टूटे छोड़ गई है। मैंने वो टूटे बाल किसी मताह की तरह अपने दिल से लगा रखे हैं और उन्हें सीने से लगाकर ये सोच रहा हूँ कि रात क्यों होती है जब वो मेरे साथ नहीं होती। तो अब तुमने क्या सोचा है? इस तरह तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, और नौकरी की तो खैर जाने दो, 1.5 साल की बच्ची को तुम कैसे पाल सकते हो? ये नामुमकिन है। ये रज़ा था, उसका अच्छा दोस्त, जो इस वक्त उसे हाल से बेहाल देखकर सख्त परेशानी में गिर गया था। ये सब मैं नहीं जानता, उसने संजीदगी से जवाब दिया। मुझे बस इतना मालूम है कि रोशनी को वो मेरे सुपुर्द करके गई है। उसकी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी। मैं अपने अलावा इसके मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मेरे भाई, उसने तासुफ और हमदर्दी से उसके कंधे पर हाथ रखा, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ, मगर अकल की एक बात समझाता हूँ कि जिम्मेदारी बाअसन तरीके से पूरी करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। जब तुम कमा ही नहीं सकोगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? बच्ची की अच्छी परवरिश के लिए तुम्हारा माशी तौर पर मजबूत होना ज़रूरी है। रज़ा की बात सच थी। वो पहली बार सही मायनों में फ़िक्रमंद हो गया। अब तक तो गुजर बसर सेविंग से हो रही थी, मगर कब तक? तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? उसने बेचारगी से अपना सर थाम लिया। रोशनी को तुम्हारी वालदा नहीं रख सकती, वो खुद बीमार रहती हैं, उसने कहा। फिर भी अगर वो रोशनी को रख लेती हैं तब भी वो मुझे परेशान करती रहेंगी कि दूसरी शादी कर लो। वो झुल्ला कर बोला। रज़ा ने पुरुष सोच हंकारा भरा। बात तो उसकी भी दुरुस्त थी, उनकी भी दुरुस्त ही है। रज़ा, तुम भी? दाऊद ने शिकायती नज़रें उठाकर उसे देखा। क्या तुम जानते नहीं, दिया की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। हर इंसान का अपना मकाम होता है। रज़ा, प्लीज़ यार, मैं वैसे ही परेशान हूँ, तुम लोग मुझे और आजिज़ मत करो, उसने दुरुस्ती से कहा। ठीक है ठीक है, रज़ा सुलझो अंदाज में बोला। देखते हैं कुछ क्या हो सकता है। कुछ मत देखो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो तुम लोग। उसने हाथ जोड़े थे और उससे अगली रात रोशनी की तबीयत इस बुरी तरह बिगड़ी कि वो बुखला कर रह गया। उल्टी इमोशंस ने मिनटों में सेहतमंद बच्चे को कुमला कर रख दिया। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई। वो घबराकर उसे अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के साथ साथ उसे सख्त सुनाई। पता नहीं इससे क्या एहतियाती हुई थी कि बच्ची का ये हाल हो गया। पूरी रात वो बेंच पर बैठा रहा और सुबह ही सुबह उसने रज़ा को फ़ोन कर दिया। रज़ा, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये मेरी दूर की फूफी हैं, आलिया भी। हैदराबाद में उनका घर था, मेरा मतलब है इनका ससुराल। शोहर के इंतकाल के बाद ससुराल वालों ने जायदाद में इनकी बेटी का हिस्सा देने से इनकार करके इन्हें घर से निकाल दिया। बेटी तो फ़िलहाल वहीं हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही है। ये बेचारी यहाँ तेरे मेरे घर में पड़ी हुई हैं। मेका इनका ख़त्म हो चुका है, सो बेआसरा हैं। नहायत नेक खसलत और शरीफ खातून है, तुम देख ही चुके हो। काम काज भी बड़ी फुर्ती से कर लेती हैं। रज़ा ने बताया। आलिया भी ने बड़े शौक और मोहब्बत से रोशनी को गोद में उठा रखा था। वो कमरे में थी, दाऊद लाउंज में बैठा उन्हीं को देख रहा था। मगर क्या ये रोशनी को अच्छी तरह से संभाल सकेंगी? वो फिक्रमंदी से पूछने लगा। कमाल करते हो, रज़ा ने हंसकर कहा। वो औरत हैं, तजर्बाकार, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा अच्छी तरह रोशनी का ख्याल करेंगी। तुम्हारे मसले का हल मुझे तो एक गवर्नर की सूरत में ही निकलता दिखाई दे रहा था, मगर मैं तज़ब्ज़ब में था कि किसी गैर अनजान औरत को ऐसी सूरत हाल में घर में लाकर बिठाना मेरे ख्याल में कुछ मुनासिब नहीं था। फिर अचानक ही मुझे ख्याल इनका आया। तुमसे बात करने से पहले मैंने इनसे बात की। ये बहुत अच्छी और नेक दिल खातून हैं। सारी सूरत हाल सुनकर एक लम्हा ज़ाया किए बिना उन्होंने तुम्हारी मदद की हामी भर ली। तुमसे भी एक दरख्वास्त है। वो हिचकिचा कर चुप हो गया। हाँ कहो। दाऊद ने इस्तफामिया निगाहों से उससे देखा। यार, इन्हें नौकरों की तरह ट्रीट मत करना, इज़्ज़तदार औरत हैं। क्या तुम दाऊद खान को इतना कमज़ोर समझते हो? उसने मजबूत लहजे में कहा। मेरा सर हमेशा उनकी ताज़ीम में झुका रहेगा। मैं जान दे दूंगा, मगर इनकी इज़्ज़त पर हर्फ नहीं आने दूंगा। वो काफ़ी दिन बाद पुरसुकून हुआ था, सो पूरे दिल से उसने ये बात कही। शाबाश है, रज़ा खुश होकर बोला। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ज़िंदगी अपने मामूल पर आ गई।
मगर मैं अब भी रात भर तुम्हारी खुशबू से महवे गुफ्तगू रहता हूँ। मुझे कोट पहनते वक्त, टाई की नॉट लगाते वक्त, बालों में ब्रश फेरते वक्त और सॉरी घर से बिना तुम्हारा दीदार किए निकलते वक्त तुम बहुत याद आती हो। मगर अब मैं रोशनी के लिए खुश हूँ। वो साफ़ सुथरी रहती है। आए दिन जो से बीमारियाँ घेरे रहती थीं उसे इनसे भी निजात मिल चुकी है। वो सेहतमंद रहने लगी और खुश भी। उसके लिए मैं आलिया बी का शुक्रगुजार हूँ। उसने लिखकर डायरी बंद करके कुर्सी के पुश्त सर टिकाकर आंखें मूंद लीं। शायद ज़िंदगी में ठहराव होता जा रहा था, आर्जी ठहराव। उम्मीद सिकंदर नाम था। खूबसूरत थी, ज़हीन भी। पढ़ाई ख़त्म वो लौट आई अपनी माँ के पास, जो किसी और की औलाद को सीने से लगाकर पाल रही थी। उसे उनका ये इकदाम कुछ खास पसंद नहीं आया। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी आप ये आयागिरी फ़ौरन छोड़ देंगी। वो नापसंदीदगी से बोले। श्श। माँ ने घूरा, होंठों पर उंगली रखकर चुप हो जाने का इशारा किया। बकवास बंद करो। मैं यहाँ कोई तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं हूँ। बिल्कुल माँ की तरह इज्जत देता है मुझे दाऊद। बहुत शर्मो लिहाज वाला बच्चा है। बहुत दुख होता है इस पर गुजरे सानहे का सोच कर। फिर माँ ने उस पर बीतते वाले हालात, गुजरने वाली क़यामत का बताया। उसका दिल भी भर आया। सोई हुई नन्ही पड़ी पर बेसाख्ता प्यार और तरस एक साथ आया। चूम लिया। है कहाँ दाऊद साहब? उसने मुड़कर आलिया बी से पूछा। ऑफिस वालों ने काम से इस्लामाबाद भेजा है, आ जाएगा चंद रोज़ में। ज़िंदगी भी कितने सितम ज़रीफ़ इत्तफ़ाक़ात से दो चार कर देती है। दिया, आज भी मैं पहाड़ पर हूँ। खूबसूरत नज़ारे भी वही हैं। हमारे मिलने की यही तो तारीख़ थी। ये भी लौट आई है, मगर तुम नहीं हो। आसमान की नीलाहट, आबशारों के नगमे, परिंदों की चहचहाटें, बारिशों में भीगते झूमते, उफ़क़ को चूमते अजशार, फूलों का रक्स, रंग, खुशबू, बादल, सब के सब वही हैं, यही हैं, मगर तुम कहीं नहीं। जल्दी थी दिया जाने की, तुम कहीं नहीं हो। फिर दिया की रोशनी उम्मीद से यूं मानूस हुई, गोया बरसों से उसे जानती हो। सच तो ये था कि आलिया बी ने कुछ दाऊद की हमदर्दी और कुछ अपनी मजबूरी के तहत ये जिम्मेदारी उठा तो ली थी, मगर अब 2.5 साल बेहद एक्टिव और शरीर सी रोशनी के पीछे भागना, उसे संभालना उन्हें दोबर था। सो वो खामोशी से रोशनी और उम्मीद के बीच से हटती चली गई। दाऊद एक माह बाद वापस घर लौट रहा था। उसने ये एक माह रोशनी के बिना कैसे गुजारा था, बस गुजार लिया। रोज़ 3 वक्त फ़ोन करके आलिया बी से उसकी खैरियत पूछता, इसकी आवाज़ सुनने की फरमाइश करता। घर की साफ़ सफाई, डस्टिंग, कुकिंग सब उम्मीद नहीं की थी। ये आलिया बी की ख़ास हदायत थी कि बच्चे को वापसी पर घर जैसा माहौल मैसर आए, इसलिए ये सब करना ज़रूरी है। रात 8 बजे वो घर पहुंचा और पहली नज़र में उसने भांप लिया कि इसका घर दोबारा बस चुका है। क्यों? अब तो मुतमिन हो ना तुम? छुट्टी के दिन रज़ा उससे मिलने चला आया। हाँ यार, घर और रोशनी की तरफ से मुकम्मल बेफिक्री हो गई है। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं तुम्हारा। वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठा हुआ था। और अपने मुतालिक क्या सोचा है तुमने? रज़ा ने कुछ खोजती सोचती निगाहों से उसे बगौर देखा। क्या सोचना है अपने मुतालिक? वो उल्टा उसी से सवाल करने लगा। दोबारा घर नहीं बसाना प्लीज़। उसके चेहरे के अज़लात तन गए। तुम जानते हो मैं इस मौजू पर बात करना पसंद नहीं करता। अच्छा खैर। रज़ा संभल गया। छोड़ो और बताओ विज़िट कैसा रहा? उसने पूछा। गुफ्तगू का रुख दूसरी जानिब मुड़ गया। उम्मीद को दाऊद इंसान से ज़्यादा फरिश्ता लगा था। कहाँ होती है ऐसी मोहब्बत जैसी आज भी वो मरी हुई बीवी से करता था। बेडरूम की चीज़ें अब तक वैसी ही सेट थीं जैसी दिया ने की थी। पूरे घर में आलिया बी और उम्मीद इस्तेहकाक से रहती, मगर इस कमरे में दाखिले की इजाज़त नहीं थी। मगर न जाने अब क्या हुआ था कि उम्मीद को इस पुरइसरार जिंदा जावेद मोहब्बतों की अमीन ख्वाबों जैसी ख्वाबगाह में जाने की खोज लग चुकी थी। जुस्तजू शौक को बढ़ावा देती है, जो अगर पूरा ना हो तो हसरत बन जाता है। उसकी दोस्त हुमा कहती थी कि मोहब्बत आज के दौर में सिर्फ किस्से कहानियों में दिखाई देती है, और सच तो ये है कि आज का आशिक और माशूक दोनों ही बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का इश्क फरमाते हैं, नफ़ा नुकसान पर मुकम्मल नज़र रखते हैं। और फिर यही ठीक भी है ना। आखिर ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा है कि कुछ हाथ ही ना आए। नहीं नहीं, इस नज़रिए को आज की ज़िंदगी पर किसी भी तरह लागू नहीं किया जा सकता। और हुआ जो इस दीवाने को देख ले तो उसे अपनी सारी मंतकी और अकली दलीलें इस पुरइसरार शख्स के सामने फ़ेल होती दिखाई दे। उसे मोहब्बत करके क्या मिल रहा है? मगर ये आज भी अपनी गुजरी हुई बीवी से मोहब्बत करता है, बिना नफ़ा नुकसान की परवाह किए। और कितनी खुशकिस्मत है वो औरत जो फना होकर भी उसके मन में बाकी है। आजकल ना चाहते हुए भी उम्मीद यही सब सोच रही थी। मैं पूछता हूँ ये गिरी कैसे? अगर उसे कुछ हो जाता तो? घर वापसी पर देखा रोशनी के माथे पर पट्टी बंधी थी। ये देखकर वो मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया। बच्चे गिरकर ही बड़े होते हैं, इसमें इतनी परेशानी की कोई बात नहीं। उम्मीद उसकी फिक्रमंदी के पेश नज़र आसान से बोली। आलिया भी शर्मिंदा से अपनी जगह चोर बनी खड़ी थी। आप ये जुमला बड़ी आसानी से इसलिए कह रही हैं क्योंकि रोशनी आपकी औलाद नहीं। दाऊद ने दुरुस्ती से कहा। अगर ये आपकी औलाद होती तो मैं देखता ये कैसे मुतमिन खड़ी होती आप। जुमला नहीं, नेज़े की अन्नी थी जो दाऊद ने उसके जिगर में चुभोई थी। उसकी आंखें मारे तकलीफ के भर आई। वो हक्का बक्का खड़ी आलिया बी की जानिब घूप कर रुधी हुई आवाज़ में बोली। मैं आपसे कहती थी ना, पराई औलाद को लाख सीने से लगा कर पालें, मगर उसकी ज़रा सी तकलीफ पर आपको कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा।
یہ ہے آپ کی مشقت اور وفاداری کا انعام، وہ کہہ کر اپنے اور عالیہ بی کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے روتے دیکھ کر داؤد کو اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس ہوا۔ بیٹا، عالیہ بے چارگی سے بولی، جانتی ہوں اپنی بچی کے لیے کتنے حساس ہو تم، مگر بیٹا یقین جانو ہماری لاپرواہی کی وجہ سے نہیں گری بچی۔ امید تو اس کا بہت خیال رکھتی ہے، نہلا کر لائی تھی کمرے میں، ماربل کا فرش تھا، بیڈ سے اچھل کر اتری اور فرش پر پھسل گئی، بس لمحوں میں ہو گیا سب۔ خود بھی بڑی فکر ہو رہی تھی اسے، پٹی کرواتے وقت خود بھی رو رہی تھی۔ بہت محبت کرتی ہے روشنی سے، پر کہتی تو ٹھیک ہے، پرائی اولاد کو پالنا آسان کام نہیں، مانو ہر وقت کوئی تلوار سر پر لٹکی ہو۔ اچھا خیر، وہ بھی کہہ کر اندر چلی گئی۔ وہ پشیمان سا لاؤنج کے صوفے پر گود میں روشنی کو سلائے ہوئے تھا۔ روشنی کی آنکھ کھلی تھی۔ مومی، مومی، وہ امید کو پکار کر رونے لگی اور امید کی سچائی پر مہر ثبت کر دی۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ دوسری صبح وہ ناشتے کی میز کے پاس آ کر بولا۔ وہ اس وقت روشنی کا دودھ لینے کچن میں آئی تھی، رک گئی۔ مجھے آپ کو اتنے سنگین الفاظ کہنے کا کوئی حق نہیں، آپ تو میری محسنہ ہیں، اور میں آپ سے ہی سخت لہجے میں بات کر گیا۔ کوئی بات نہیں، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ تنخواہ دار ملازم سے معذرت چاہ رہے ہیں، وہ طنزیہ بولی۔ دیکھیے، داؤد نے اس کا طنز کا ازحد برا بنایا، آپ اس طرح میرے خلوص کی توہین نہیں کر سکتی، میں آپ لوگوں کو ملازم نہیں بلکہ گھر ہی کا فرض سمجھتا ہوں۔ آپ نے سمجھا، مگر ہم ہے تو نہیں، ایک سچی بات پر اتنی ناراضی، وہ کہہ کر چلتی بنی۔ داؤد کو اس پر بے حد غصہ آیا۔ شاباش، بولو بولو ماما۔ امید اپنے کمرے میں بیڈ پر روشنی کو لیے بیٹھی تھی، عالیہ بھی کچن میں کچھ لینے گئی ہوئی تھی۔ داؤد جو امید کے کمرے کے سامنے سے گزر کر باہر جا رہا تھا، کمرے سے آتی آواز پر ٹھہر گیا۔ ماما، روشنی نے کچھ شرما کر توتلی زبان میں کہا۔ ارے میری جان، امید نے والہانہ انداز میں اسے گلے لگا لیا۔ داؤد کا سارا وجود مضطرب ہو گیا۔ ماما، ماما، اندر روشنی تکرار کر رہی تھی۔ داؤد کے وجود کا اضطراب بڑھنے لگا۔ وہ امید کو ٹوکنا چاہتا تھا مگر ٹوک نہیں سکتا تھا، وہ روشنی کی ماں نہیں ہے، اسے روشنی کے منہ سے خود کو ماں نہیں کہلوانا چاہیے، مگر وہ روشنی کے وجود پر اپنی ممتا نچھاور کرتی ہے، بنا غرض اور بلا معاوضہ۔ سوچ، داؤد روشنی کو اسے ماں کہنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ یہ تو نے کن اٹھائی گیر عورتوں کو گھر میں گھسا رکھا ہے۔ فیروزہ داؤد سے ملنے کے لیے آئی تھی، وہی پرانا مقصد لے کر، آج کل ان کی بہن سبیکہ سے چھوٹی شہانہ کے لیے فکر مند تھی، اور جو یہ سوچ اپنے ذہن میں لے کر پشاور سے کراچی آئی تھیں کہ اب تک تنہائی اور روشنی کی پرورش کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائل نے داؤد کی ضد کی آہنی دیوار کو کمزور کر دیا ہوگا، تھوڑا بہت وہ اسے جذباتی طور پر پگھلانے کی کوشش کریں گی، آخری چوٹ مار دیں گی۔ جہاں پہنچ کر اپنی سوچوں کے برعکس دیکھا تو سخت بے مزہ ہوئی۔ ماں پلیز، داؤد برہم مگر مدھم لہجے میں بولا، آپ ان معزز خواتین کے بارے میں کوئی سخت بات نہیں کہہ سکتی۔ خانہ خراب، انہوں نے سر جھٹک کر غصے میں کہا۔ جوان جہان لڑکی نامحرم کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ رہی ہے، اور تو کہتا ہے کہ معزز؟ داؤد، مجھے تیری کم عقلی پر حیرت ہوتی ہے، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے، کس مقصد کے لیے آئی ہیں، اور تو ہے کہ اپنی بیٹی اور پورا گھر ان کے حوالے کر کے بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ غضب ناکی سے بول رہی تھی۔ تو پھر کس کے حوالے کرتا؟ داؤد بھی چڑ گیا اور یکدم ان کے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ تو روشنی کو یوں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی، پیچھے میں نے کن کن مسائل کا سامنا کیا ہے آپ کچھ بھی نہیں جانتی، تو میں اور کیا کرتا؟ وہ بھڑک گیا، مگر بڑے ٹھسے سے بیڈ پر نرم کمبل اوڑے نیم دراز ماں پر چندہ اثر نہ ہوا۔ وہ اسی قدر سکون اور اطمینان سے بولی، سب تیری غلطی ہے، کہہ تو رہی تھی تجھے کہ شادی کر لے شہانہ سے، روشنی کو ماں بھی مل جاتی اور تجھے گھر سنبھالنے والی بھی، مگر تیرے نزدیک تو ماں کی بات کی اہمیت نہ پہلے تھی نہ اب ہے، الٹا نہ جانے کن اچکیوں کو گھر میں گھسا کر گھر کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ ماں پلیز، وہ عاجز آ کر بولا، آج کچھ دن کے لیے، آپ کچھ دن کے لیے آئی ہیں، آرام سے رہیں اور مجھے بھی آرام سے رہنے دیں۔ ہاں، رہ آرام سے، پر یاد رکھنا کل کلا کو اس گھر اور روشنی کو یہ دونوں نقصان پہنچا کر چلتی بنی تو میرے پاس روتے ہوئے مت آنا۔ وہ کہہ کر بستر پر دراز ہو گئی۔ کچھ دیر داؤد بے بسی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر مڑ کر کمرے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ ہاتھ میں چائے کی ٹرے اور آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے امید کو کھڑے پایا۔ ماما، ماما پاس۔ روشنی نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ عالیہ بھی داؤد دونوں ہی اسے سنبھالنے میں ناکام ہو چکے تھے، نہ وہ کچھ کھا رہی تھی نہ کھیل رہی تھی، بڑا ہی بگاڑ رکھا ہے بچی کو نامراد نے۔ فیروزہ صوفے پر براجمان ناک بو چڑھا رہی تھی۔ میری پیاری بیٹی، داؤد نے اسے باہوں میں بھرنے کی کوشش کی۔ کل رات ہی امید نے فیروزہ کی ہرزہ سرائی سننے کے بعد 1 منٹ مزید اس گھر میں نہ ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ داؤد تو اسے دیکھ کر اتنا شرمندہ ہو گیا تھا کہ معذرت بھی نہ کر سکا۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، بیگ میں اپنا سامان ٹھونسا۔ عالیہ کے بکھلا کر پوچھنے پر کہ کیا ہوا ہے، وہ پھٹ پڑی۔ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جو میں یہاں رہ کر سب کی تذلیل امیز باتیں سنوں؟ میں یہاں اب 1 منٹ بھی مزید نہیں ٹھہروں گی، ابھی اور اسی وقت اس گھر سے جا رہی ہوں۔ جن کا گھر ہے وہ سنبھالے، بہت جلد میں رہائش کا انتظام کر کے آپ کو بھی وہیں بلوا لوں گی۔ اس نے بیگ کی زپ بند کی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ دوسرے کندھے پر ڈالا۔
एक उदास और नम निगाह सोई हुई मासूम रोशनी पर डाली और घर से बाहर कदम रख दिए। आलिया भी उसके अकब में अरे अरे करती रह गई। अपनी दोस्त हुमा के हॉस्टल पहुंचने के 1 घंटे बाद उसे आलिया की परेशानी का ख्याल आया। फ़ोन करके अपनी खैरियत की इत्तला और वापस न आने का ऐलान किया। आलिया बीबी उसकी हरकत का मुहर्रक जानकर अजहद गमगीन हो गई। हालात ने उन्हें क्या से क्या बना दिया था। एक वक्त था जब वो बड़ी शान से अपनी हवेली में रहा करती थी। शोहर ने उनसे पसंद की शादी की थी, सो वो सारी ज़िंदगी ससुराल वालों के लिए नापसंदीदा रहीं। जूँ ही शोहर की आंखें बंद हुईं, गोया आफियत ने भी उनसे निगाहें फेर लीं। वो सारी रात तड़प तड़प कर रोती रही। सुबह हुई तो रोशनी ने उनका साथ देना शुरू कर दिया कि वो बुरी तरह उम्मीद की आदी हो चुकी थी। उसके साथ खेलती, उससे खाती, हंसाती, उसके साथ सोती, और अब जब आंख खुलने पर वो ना थी दिखी तो उसने भी खाने पीने, सोने जागने, हर चीज़ से इनकार कर दिया और सिर्फ रोती रही। बाबा मामा पास, मामा पास। दाऊद की गोद में आकर भी उसका यही राग था। दाऊद ने रोशनी की अबतर हालत देखी और यकदम ही फैसला कुन अंदाज में उठकर खड़ा हुआ। आलिया भी। उसने सर झुकाए नदामत से बैठी आलिया बी की जानिब जवाब तलब निगाहों से देखा। कहाँ गई है उम्मीद, उसने पूछा था। तजलील का जागुसल एहसास, नई जगह, मुस्तकबिल के अंदेशे, इस पर इस नन्ही पड़ी की याद। सोई तो सारी रात उम्मीद भी नहीं थी। कुछ देर कबल ही उसकी आंख लगी थी कि हुमा ने तकरीबन झोंझोड़ते हुए उठाया। उठो मम्मी, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन? उसने वो मुश्किल तमाम सूजी हुई आंखें खोली। शायद रोशनी अपने पापा के साथ, हुमा ने कहा था और उसने देखा। उम्मीद ने फ़ौरन से पेशतर अपना कंबल उतार फेंका। एक जस्त में चारपाई से उतर कर बिना मुंह धोए या बाल संवारे कमरे से झपाक से बाहर। हुमा बड़ी मायने खेजी से मुस्कुराई थी। मामा। वेटिंग लाउंज में मोमल जूं ही दाखिल हुई, रोशनी दीवानावार दाऊद का हाथ छुड़ा कर उस तक आई थी। उम्मीद ने भी बड़ी बेकरारी से उसे अपनी बाहों में उठाया था। मामा। रोशनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शायद कुदरत ने उसके इंसान के ख़मीर में ये चीज़ गूंदी है कि उसकी उम्र कोई भी हो, खुशी की इंतहा पर न जाने इतने बहुत सारे आंसू कहाँ से उसकी आंखों में चले आते हैं। मेरी बच्ची, मेरी रोशनी। उम्मीद उसे बेतहाशा चूम रही थी। मामा धर। उसने अपनी तोतली और अधूरे फिक्रों वाली ज़ुबान में कहा कि मामा घर चलें। दाऊद ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, बस यूं ही खामोशी से अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा बगौर ये मंजर देखता रहा। हाँ क्यों नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ज़रूर चलेंगे घर। हुमा ने उसका सामान लाकर उसे थमा दिया और जाते वक्त उसके कान में ये सूर फूंका था कि मोहब्बत करने वालों की कदर करना सीखो। अगयार के तानों से घबरा कर खुद से मोहब्बत करने वालों को किसी आजमाइश से दो चार कर देना दानिशमंदी नहीं। एक जुरतमंदाना कदम जब उठा ही लिया है तो साबित कदमी का मुजाहरा करो। और यूँ भी मेरा वजदान कह रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी ये आजमाइश किसी खूबसूरत बंदर में तब्दील हो जाएगी। फिरोज़ा उम्मीद की घर वापसी पर नाराज़ होकर जा चुकी थी। उन्हें समझाना, उनकी बातों पर मान जाना, दोनों ही दाऊद के बस में नहीं था और गालबन यही सूरत हाल दूसरी तरफ भी थी। खैर उम्मीद घर लौट आई। आलिया बी ने रोशनी की हालत के मुतलिक बताया। बहुत पशेमान हुई। आते ही उसे खिलाया पिलाया नहलाया, फिर खुद भी उसके साथ आराम से सो गई। मगर आलिया बी को अब जाकर सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा हुआ था। उनकी परेशान निगाहें एक दूसरे के साथ इत्मीनान से सोई हुई उम्मीद और रोशनी पर टिकी थी। इस बेराम रिश्ते का क्या मुस्तकबिल था। रोशनी यार 3 साल की हो गई है दिया। उसकी तीसरी सालगिरह भी मैंने बड़े एहतमाम से सेलिब्रेट की है। वो आज पिंक और सिल्वर रंग के फ्रॉक में बिल्कुल तुम्हारा पर तो लग रही थी। उसके बाल, उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट और थोड़ी का तिल, सब तुमसे बहुत मिलते हैं दिया। और इतना लिखकर दाऊद गहरी सोच में मुस्तरिक हो गया। लिखना चाहता था कि उसके बाल, उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट और थोड़ी का तिल सब तुमसे बहुत मिलते हैं, मगर उसके अंदाज, उसके एतवार, नशीस्त बर ख़ास सब उम्मीद जैसे हैं। दिया की रोशनी अब उम्मीद के वजूद से मुनकश हो रही है। वो चाहता था ये बात दिया को बताए, मगर न जाने क्या बात हुई, वो उसके आगे लिख नहीं सका। तभी किसी ने बहुत मुतवहश अंदाज में उसका दरवाज़ा बुरी तरह पीटा। वो चौंक पड़ा, डायरी बंद करके दराज में मुकफ़ल की और जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने ही बुरी तरह रोती हुई उम्मीद खड़ी थी। वो अम्मी को न जाने क्या हो रहा है, उनकी सांसें उखड़ रही हैं। उम्मीद ने बेरब्त से जुमले अदा किए। ओह चलो। दाऊद गाड़ी की चाबी उठाकर सररत से बाहर निकला। जैसे तुम्हें तुम्हारी बेटी अजीज़ है मेरे बच्चे। हस्पताल के बेड पर लेटी आलिया बी दाऊद का हाथ अपने कामते हुए ज़ईफ़ मुख्तलिफ ड्रिप्स की सुइयों से चलनी हाथ से थामे बड़ी लिजाजत से कह रही थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। बर वक्त हस्पताल पहुंचने पर उन्हें ट्रीटमेंट दी गई, मगर वो अपनी ज़िंदगी से मायूस और मोमल के मुस्तकबिल के लिए खौफजदा हो गई थी। अब मोमल और उम्मीद उसके 2 नाम हैं। इसी तरह मुझे मेरी बेटी की बहुत फ़िक्र है दाऊद। इसे तुम ब्लैकमेलिंग, खुदगर्जी, मुफाद परस्ती कुछ भी कहो, मैं जानती हूँ कि दुनिया एक बेआसरा जवान लड़की के साथ क्या सलूक करती है। मेरे बाद मेरी बच्ची कहीं की नहीं रहेगी। तुम्हारी नीयत साफ, लाख साफ है, मगर दाऊद दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। मेरी बच्ची से तुम्हारी छत का आसरा भी छीन लेगी। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उन्होंने बड़ी आसो उम्मीद से दाऊद का सपाट चेहरा देखा था। आप इतनी फिक्रमंद क्यों हो रही हैं? इंशाल्लाह आप ठीक हो जाऊंगी।
दाऊद ने नज़रें चुरा कर उन्हें दिलासा दिया। नहीं बेटे। आलिया ने उसका हाथ बेदिली से छोड़ दिया और हाँफने लगी। इतना बोलकर वो थक चुकी थी। चिराग की ऊंची लो उसकी ज़िंदगी के इख्तिताम की गुमाजी करती है। मैं जान गई हूँ मुझे इन चंद सांसों की मोहलत क्यों दी गई है। दाऊद। फिर जैसे आलिया बी की आवाज़ में तहक्कुम दर आया। रोशनी उम्मीद के बगैर रह नहीं सकेगी और ना मोमल बिना किसी जायज़ रिश्ते के तुम्हारे साथ अकेले तन्हा घर में रह सकती है। एक बार मैंने मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया था, आज तुम्हारी बारी है। बताओ इस एहसान का बदला चुकाने की ताकत रखते हो। एक मरती हुई बेबस माँ हर कीमत पर अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज बनाना चाह रही थी, ख्वाह उसके लिए उसे एहसान जिताने जैसी रजील हरकत ही क्यों न करनी पड़ी। वो कर गई और दाऊद खान ये सुनकर मुकम्मल सन्नाटे में आ गया। ठीक है। कुछ देर बाद वो जब्त की इंतहा पर खड़ा बोल रहा था। दाऊद खान एहसान का बदला एहसान से चुकाने की ताकत रखता है, वो आपको मायूस नहीं करेगा। दिया मुझे माफ़ कर दो, आज तुम्हारा दाऊद तुमसे बेवफाई का इर्तिकाब करने जा रहा है। ज़िंदगी भी अजीब है, इंसान को कभी कभार ऐसे मकाम पर खड़ा करती है जिससे मफर मुमकिन नहीं होता। एक ज़िंदगी और मौत के दरमियान डोलती हुई माँ जो मेरी मोहसना भी है, मैं चाह कर भी उसकी बात रद्द नहीं कर पा रहा, और रद्द कर भी किस तरह सकता हूँ। बिलफर्ज महाल अगर मैं एहसान फरामोश बन भी जाऊँ तब मैं फिर रोशनी का क्या करूँगा। मैं इस रोशनी का क्या करूँगा जिस किताब ना की अब उम्मीद से मशरूत हो चुकी है। नहीं दिया, दाऊद इतना कमज़र्फ नहीं कि अपनी मोहब्बत की खातिर 3 ज़िंदगियों से, उनकी उम्मीदों से, उनकी तवक्कुआत से खेल जाए। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और वो जवान तवाना भरपूर मर्द, ताकतवर मर्द इस समय फूट फूट कर रो दिया। रेड और फिरोज़ी काम से बोझल लॉन्ग शर्ट और चूड़ीदार में मलबूस सजी सवरी उम्मीद अपनी बड़ी बड़ी मसूर आंखों को झपक झपक कर खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं। इतना शानदार, मुकम्मल और सबसे बड़ी खूबी जो अमूमन सिर्फ मुखालिफ में अनका तस्वुर की जाती थी, यानी वफादार मर्द उसका नसीब बना दिया गया था। क्या ये इनाम मामूली था। वो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी सोच रही थी कि मैं दाऊद को इतनी मोहब्बत दूंगी कि उसका खाली दिल चमक उठेगा। उसने मुझे अपना कर आला ज़रफ़ी का सबूत दिया है, मैं ताउम्र उसकी आला ज़रफ़ी का खराज उसे अदा करती रहूँगी। बी बनो। हुमा अंदर आती हुई बोली। वो चौंक गई। अभी से किन सोचों में गुम हो। कुछ ख़ास नहीं। वो मध्यम लहजे में बोली। देखो मोमी। वो उसके नज़दीक बैठ गई। जैसा कि तुम मुझे बताया करती थी कि दाऊद अपनी पहली बीवी से दीवानों की तरह मोहब्बत करता है, इतनी कि उसके गुजर जाने के बाद उसकी यादों के सहारे ज़िंदा है। मोमी, अब जबकि उसने तुम्हारी इज़्ज़त और नामूस की खातिर सबसे बड़ी बात। हुमा ठहरी। मोमल बगौर उसकी बात सुन रही थी। कुछ तवक्कुफ़ के बाद हुमा दोबारा बोली। इसने अपनी बेटी की खातिर तुम्हें अपनाया है तो तुम्हें भी उसे कुछ स्पेस देना पड़ेगी। जाहिर है तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में बेदार होने में कुछ वक्त तो लगेगा और ये अरसा तुम्हें हिकमत और दानिशमंदी से गुजारना होगा। क्या समझी। हुमा ने बात के इख्तिताम पर उसके चेहरे के तासुरात जांचे। ये बात मैं समझती हूँ, उम्मीद ने हकीकत पसंदी से कहा। ये भी जानती हूँ ये राह पुरखार है, मगर मुझे खुद पर भरोसा है हुमा, और कि मैं इस राह के सारे कांटे जिनको चुनकर उसे गुलजार बना सकती हूँ। वो पुरअज़्म लहजे में बोली। खुश रहो। हुमा ने नाम आंखों से उसका माथा चूमा था। कुछ देर बाद गवाहान की मौजूदगी में उसका निकाह हो गया। आलिया भी मारे खुशी के रो पड़ी। रज़ा जो शायद शुरू से ही ये चाहता था, बार बार अपनी मुसव्वरत का इजहार कर रहा था, ग्रीन शरारे में यहाँ वहाँ कुदकरे लगाती रोशनी को संभालने की जिम्मेदारी आज की रात हुमा ने अपने सर बखुशी ले ली थी। यूँ देखा जाए तो हर शख्स खुश और मुतमिन था सवाए दाऊद के। अब उसे रुखसत करके हुजरा अरूसी में ले जा रहा था। ओह, आज यकीनन इस पुरइसरार ख्वाबगा के सारे सरबस्ता राज उस पर खुल जाने थे। सरूर व मस्ती उम्मीद के अंग अंग में लहरें बहने लगी, मगर उसे पहला धचका तब लगा जब दाऊद के बेडरूम के बजाय उसे गेस्ट रूम में पहुंचा दिया गया। ये अलग बात कि गेस्ट रूम के बजाय अब ये कमरा बेडरूम का मंजर पेश कर रहा था। अब यहीं बैठकर उसे दाऊद की आमद का इंतज़ार करना था। वो रात की इस पहर लॉन की चेयर पर बैठा बेतहाशा सिगरेट फूंक रहा था कि उम्मीद के कमरे में नई हैसियत से जाने की हिम्मत वो खुद में नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में वो रात रक्स कर रही थी जिस रात दिया उसके नाम से जुड़ी सेज सजाए बैठी थी। एक पल को वो उठा और उसने 2 कदम बढ़ा भी दिए, मगर फिर किसी नादीदा कुव्वत ने जैसे उसके कदमों को जकड़ लिया। तभी अंदर से रज़ा उसकी जानिब आता दिखाई दिया। दाऊद। वो उसे बिना कुछ चिताए उसके नज़दीक बैठ गया। मैं जानता हूँ ये फैसला तुम्हारे लिए आग पर चलने के मुतरादिफ है, मगर दाऊद, अंगारों पर चलने वाले ही तो आखिर में फतह याब ठहरते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भाभी की यादों से दस्तबरदार हो जाओ, जानता हूँ नहीं हो सकते, मगर ये ज़रूर कहूँगा, चले जाने वालों की याद में खोकर जिंदा इंसानों को फरामोश कर देना इंसानियत नहीं। वो इतना कहकर उसका कंधा थपथपाकर वापस अंदर चला गया। दाऊद ने अधजली सिगरेट फेंकी और उठ खड़ा हुआ, और वाकई वो अंगारों पर चलता हुआ अपने कमरे तक आया, मगर खैर गुजरी कि उसका इंतज़ार करते करते वो सो चुकी थी। दाऊद के लबों से एक तशक्कराना सांस निकली और वो वहीं सोफे पर ढेर हो गया। उसकी शब ज़बाफ गुजर चुकी थी।
सुबह दाऊद से कबल उम्मीद जाग गई थी। यूं ही टेक लगाए लगाए वो अपने नए नवेले दूल्हे का इंतजार करते न जाने कब थक कर आंखें मूंद गई थी। अब जो आंख खुली तो सर भारी, पलके बोझ और कमर तख्ता महसूस हुई। मगर इन सारी अजियतों से ज़्यादा तकलीफ उसे दाऊद को सोफे पर सोते देख कर हुई। वो अपने आंसू खुद ही पूंछती हुई उठी, वॉशरूम में जाकर कपड़े तब्दील किए, मध्यम पड़ता मेकअप साफ किया, ज्वेलरी उतारी और वजू करके बाहर चली आई। एक शाकी निगाह उस बेदर्द पर डाली और नमाज की नीयत बांध दी। पूरे खुशू व खुशूस से नमाज की अदायगी के बाद वो मुकम्मल पुरसुकून हो चुकी थी। जब वो इंसान की फ़िक्र को मौजूद है तब ये परेशानी कैसी। वो खुद ही अपनी हिम्मत बंधाती नमाज के कुछ देर बाद आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर चली आई। अरे वाह, दुल्हन बेगम इतनी सवेरे बेदार हो गई। वो किचन में दाखिल हो रही थी तब बर्नर के सामने खड़ी चाय बनाती हुमा आहट पर पलटी और उसे देखकर बेसाख्ता नारा लगाया। क्यों? उम्मीद बशाशत से मुस्कुराकर बोली। दुल्हन बेगम के सवेरे बेदार होने पर पाबंदी है क्या? क्या बात है भाई, माशाल्लाह खूब चहक रही हो। रात दुल्हा मियाँ ने कुछ ज़्यादा ही हुस्न जहाँ सोच के कसीदा खानी तो नहीं कर दी कहीं? हुमा ने चाय का पानी चढ़ाते हुए कहा। बस करो यार, उसकी लतीफ़ सी छेड़छाड़ पर बज़ाहिर मुस्कुराते हुए वो बोली थी, मगर दिल किरची किरची हुआ जा रहा था। जिसके लिए वो सवारी गई थी उसने तो शायद उसे नज़र भर कर देखना भी गवारा न किया था। अब आराम और शराफत से जाकर सामने डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाओ और मुझे शर्फ़े मेज़बानी बख्शो। कल से यहाँ काम में लगी हुई हो। अमीर ने उसके हाथ से चाय की पत्ती का जार लेते हुए कहा, मगर हुमा ने हाथ पीछे किया और खुद ही अपने हिसाब से खोलते पानी में पत्ते डालने लगी। रहने दो अभी दुल्हन बेगम, अब मैं इतनी भी भौहर और बेढंगी नहीं हूँ कि नई नवेली दुल्हन सहेली का घर न संभाल सकूँ। चलो फिर संभालो। उम्मीद किचन में लगी मुख्तसर सी 4 कुर्सियों वाली डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठती हुई बोली, रात रोशनी ने तुम्हें ज़्यादा तंग तो नहीं किया? अरे नहीं, खासी थकी हुई थी, खुद ही आराम से सो गई। उसने चाय कपों में निकाली, कैबिनेट से प्लेट चम्मच वगैरह और फिर से ब्रेड जैम जेली मक्खन सब टेबल पर सेट करके खुद भी आ बैठी। कहाँ गुम हो यार, चाय ठंडी हो रही है। हुमा ने स्लाइस पर पंखा लगाते हुए कहा तो वो जो सोचो के घने जंगल में भटक रही थी चौंक कर होश में आई और ठंडी सांस लेकर चाय की जानिब तवज्जो हुई। घर ही पर करीबी दोस्त अहबाब को बुलाकर उसने वलीमे की दावत भी कर दी। हुमा हज़ारों नसीहतों के साथ अपने हॉस्टल सुधारी। आज की रात उम्मीद ने गुज़िश्ता शब वाली हकमाकत न दोहराई। कमरे में आकर खामोशी से लिबास तब्दील किया। घरेलू हुलिये में आने के बाद वो रात बसर करने की गर्ज से रोशनी और आलिया के कमरे में जाने के लिए अपने कमरे का दरवाज़ा खोल ही रही थी कि दाऊद कमरे में दाखिल हुआ। नज़रें मिली। दाऊद के अंदर अंदाज में हद दर्जा अजनबियत थी, मगर वो उम्मीद को कमरे से जाता देख बुरी तरह चौंक पड़ा। उम्मीद। सो उसने बेसाख्ता ही घबरा कर पुकार लिया। उम्मीद इस्तेजाब से पलटी। जी, कहाँ जा रही हो? रोशनी के पास। नहीं, यहीं ठहरो। वो तहक्कुमाना अंदाज में गोया हुआ। नहीं, आप मेरी वजह से खामखा डिस्टर्ब होंगे, वो नज़र झुकाए कह रही थी। अंदाज जिताता हुआ था। मैंने कहा ना, यहीं ठहरो, बल्कि बैठो, मैं तुमसे चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। वो इस तरारी अंदाज में अपने घने बालों में उंगलियां चलाता हुआ सोफे पर बैठ गया। उम्मीद उसके मुकाबिल बेड पर आ बैठी। चंद लम्हे वो यूं ही गैर मर्ई नुक्ते को तकता रहा, फिर जैसे चौंका। हाँ, उसने कहना शुरू किया, मैं जानता हूँ यकीनन ये शादी तुम्हारे लिए भी इतनी ही गैर मुतवक्का रही होगी जितना मेरे लिए, मगर ज़िंदगी शायद गैर मुतवक्का वाक़यात का ही नाम है। हाँ, ये बात सच है कि दिया। इतना कहकर वो ठहर गया, ऐसे जैसे वो इस नाम को पूरी तरह महसूस कर रहा हो। उम्मीद यकटक उसकी जानिब देख रही थी। मेरी ज़िंदगी इसी एक नाम से शुरू और इसी पर ख़त्म हो जाती है, मगर इंसान अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से कब जी सका है? मैं भी नहीं जी पाया। वो देखते ही देखते मुझे तन्हा छोड़ गई। अक्सर उसके सर में दर्द उठा करता था, हल्की फुल्की मेडिसिन ले लिया करती थी। मेरा भी इतना ध्यान नहीं गया कि वो दर्द मामूली नहीं, दिमाग में ट्यूमर पल रहा था उसके। वो बेबसी से अपने हाथ भींचता हुआ बोला। उम्मीद ने उसकी तकलीफ़ को महसूस किया। वो मुझे छोड़ गई, मगर मैं उसे नहीं छोड़ सका। वो मुझे अपनी रूह में हलूल महसूस होती है। वो अब अपने आप में नहीं रहा था। होता तो अपनी बीवी के सामने यूं अपनी महबूबा का तस्करा कर रहा होता। उम्मीद को पता भी नहीं चला और उसके आंसू बिना आवाज़ बहने लगे। मैं हर रोज़ हर वक्त उससे महफ़े गुफ्तगू रहता हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई कमी महसूस नहीं होती, मगर वो बोलते बोलते हड़बड़ा कर बुरी तरह चौंका, फिर सीधा हुआ। 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की, फिर संभल कर कहना शुरू किया। देखो उम्मीद, मैं जानता हूँ इस नए रिश्ते के हवाले से तुम्हारी भी कुछ तवक्कुआत होंगी। मेरा ये सब कुछ तुम्हें बताने का सिर्फ ये मकसद है कि तुम मेरी पोजीशन को समझ सको। मुझे कुछ वक्त दरकार है। अब जबकि तुम मेरी ज़िंदगी की साथी बना दी गई हो तो मेरा साथ दो। मैं आलिया बी के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहता। वो क्या सोचेंगी कि मैं उनके कहे का मान न रख सका? नहीं उम्मीद, ऐसा मत करो। उसने संजीदगी से उसे समझाना चाहा। आलिया बी? उम्मीद ने ताज्जुब से उसे देखा। अम्मी ने क्या कहा है आपसे? दाऊद गड़बड़ा गया। वो यकीनन लाइल्म थी कि ये शादी आलिया बी की ख्वाहिश पर की गई है, उनकी ख्वाहिश और दाऊद की ज़रूरत। वो असल में अगर तुम शादी की दूसरी रात ही रोशनी के पास मुझे अकेला छोड़कर चली गई तो मैं उनके सवालात का क्या जवाब दूंगा? दाऊद ने बर वक्त बात बनाई। मैं कोशिश करूंगी। यकीनन दाऊद की तावील उसे मुतमिन कर गई थी, इसलिए वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली,
کہ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہ دوں۔ گڈ گرل۔ داؤد اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم آرام سے یہاں سو جاؤ، مجھے کام ہے، میں تھوڑی دیر بعد واپس یہیں آ جاؤں گا۔ وہ اپنا لائٹر اور سگریٹ اٹھاتا ہوا بولا اور کمرہ عبور کر گیا۔ وہ اسے یہاں روک کر خود کمرے سے چلا گیا تھا۔ دونوں باتوں میں کیا تفاوت ہے، یہ سوچنے کے لیے ابھی پوری رات پڑی تھی۔ اس لیے گمسم سی امید سوچے گئی، دیا، امید ایک اچھی لڑکی ہے، اتنی اچھی کہ کوئی بھی لڑکا اس کی تمنا کر سکتا تھا، مگر میں اس کا تمنا ہی نہ تھا کہ مجھے تمہارا سودا ہی کافی ہے۔ مگر زندگی کی ضروریات کو خواہش اور تمناؤں سے کوئی غرض نہیں ہوا کرتی۔ امید اور روشنی کے عجیب تعلق نے اس رشتے کو جنم دیا ہے اور میں اس رشتے کا احترام کرنے پر مجبور ہوں۔ ہاں دیا، امید میرے لیے محترم ہے، جیسی بے غرض محبت وہ روشنی کو دے رہی ہے، جتنے پیار اور احساس سے وہ اس کی پرورش کر رہی ہے، میں خود کو اس کا مکروہ سمجھنے لگا ہوں۔ میں نہیں جانتا ہمارے رشتے کا مستقبل کیا ہے، مگر اتنا جان گیا ہوں کہ مجھے امید کا قرض چکانا ہی ہوگا۔ پھر بہت سارے دن یوں ہی عام سے انداز میں گزرتے چلے گئے۔ روشنی نے اسکول جانا شروع کر دیا اور عالیہ بھی کی صحت دن بدن بگڑنے لگی۔ داؤد کا رویہ امید کے ساتھ ہنوز ناتعلقی لیے ہوئے تھا۔ ہاں، مگر وہ آتے جاتے یا اس کا سامنا ہونے پر اس سے کیسی ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ بھی پوچھ لیا کرتا، وہ بھی مشینی انداز میں، ٹھیک ہوں، اور نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، کہہ دیا کرتی۔ اس کے بعد دونوں اپنی اپنی راہ پکڑتی۔ اب تک تو امید برداشت کی پالیسی پر عمل پیرا تھی، مگر رشتے کے ساتھ ہی احساسات بدل گئے تھے۔ وہی داؤد جو پہلے اسے عظیم لگا کرتا تھا، اب اس کی عظمت سے اسے چڑ محسوس ہونے لگی۔ پہلے اسے دیا پر رشک آیا کرتا، اب وہ اس سے حسد محسوس کرتی۔ کیا عشق تھا صاحب، جس نے جوان خوبصورت بیوی کا وجود بلا رکھا ہے، مگر پھر بھی وہ بڑے استقلال سے اپنے محاذ پر ڈٹی ہوئی تھی اور ڈٹی رہی تھی کہ ایک دن بالکل اتفاق سے وہ روزانہ کی طرح داؤد کے آفس جانے کے بعد صفائی والی سے اپنی نگرانی میں صفائی کروا رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی نظر داؤد کے ہمیشہ مقفل رہنے والے بیڈ روم کے دروازے پر پڑی جھڑی سی دکھائی دی۔ اس نے اپنا وہمہ سمجھ کر ٹالا، مگر نہیں، ذرا قریب آئی، دروازہ واقعی کھلا ہوا تھا۔ داؤد کی فاش غلطی، مگر اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ افراتفری میں کام والی سے صفائی کروائی، اسے چلتا کیا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنی دسترس سے باہر جس چیز کو بہت سوچا گیا ہو، معجزاتی طور پر وہ شے ہاتھ لگ جانے پر انسان کو جو محسوس ہو سکتا ہے، وہی احساسات اس وقت امید کے تھے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا کہ مخمل کے بھاری میرون اور گولڈن پردے کھڑکیوں پر پڑے روشنی کا راستہ روکے ہوئے تھے۔ اس نے سنبھل کر قدم اٹھاتے ہوئے اپنے نم ہاتھوں سے بٹن آن کیا۔ یکدم ہی دودھیا روشنی نے اندھیروں کا گلا دبا دیا۔ اخروٹی رنگ کے بھاری چنیوٹی فرنیچر سے کمرہ بھرا بھرا سا محسوس ہوتا تھا۔ بستر پر کھلتے ہوئے ہرے رنگ کی بادامی پھولوں والی چادر بچھا دی گئی تھی، مگر اس کی نگاہوں نے کمرے کی خوبصورتی سراہنے کی بجائے اپنی ساری توجہ سائڈ ٹیبل پر رکھی سنہری فریم والی دلہن کی تصویر پر کر لی۔ وہ انجانی سی کشش کے ذریعے اثر اس تصویر تک آئی اور اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا کر بنا پلک جھپکے دیکھے گی۔ خوبصورتی کے سارے استعارے اس پر پورے اترتے تھے کہ جس کے گرد داؤد نے بڑے استحقاق سے اپنے مضبوط بازو حمائل کر رکھا تھا۔ اس نے وہ تصویر واپس رکھ دی، دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی رائٹنگ ٹیبل تک آئی۔ وہاں سلور ڈیجیٹل کیمرہ رکھا تھا، بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے آن کر لیا اور یہ کے بعد دیکھ رہے ان تمام امر لمحوں کی چشمدید گواہ بن گئی جو دیا اور داؤد نے ایک ساتھ جیے تھے۔ جب سے آئی ہو نان سٹاپ روئے چلی جا رہی ہو، کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ ہما عاجز ہو کر بولی۔ نہیں ہما، میں ہار گئی، میں اپنی زندگی کی یہ بازی بری طرح ہار گئی ہوں، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ کون سی بازی اور کیسی ہار، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ہما فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امید نے سامنے ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا، خالی گلاس رکھ کر خود پر قابو پانے کے بعد بولی، آج اتفاقاً داؤد اپنے اور دیا کے بیڈ روم کے دروازے کو کھلا چھوڑ گئے تھے۔ ہما، شادی سے قبل مجھے وہ کمرہ انمنٹ محبتوں کا امین پر اسرار لگا کرتا تھا۔ ظاہر ہے جتنے اہتمام سے داؤد اسے بند رکھا کرتے تھے، اس کے متعلق متجسس ہونا فطری بات تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا اس کا اسرار مجھ پر یوں کھلے گا کہ میرا وجود ہی لاپتہ ہو جائے گا۔ وہ پھر رونے لگی۔ ہوا کیا؟ ہما کی سمجھ میں خاک نہ آیا، اس نے روتے سسکتے ساری رودات سنا دی۔ بس اتنی سی بات؟ ساری بات سن کر ہما نے دانش مندوں کی طرح نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ اتنی سی بات ہے ہما، وہ شخص ٹوٹ کر دیوانوں کی طرح اپنی بیوی کو چاہتا ہے اور شاید ساری عمر چاہتا رہے گا، تو اس سارے قصے میں کہاں موجود ہوں؟ وہ افسردگی سے بولی۔ تم اس گھر میں، اس کی زندگی میں موجود ہو، اس کی بیٹی کی ماں ہو، تم اس کی زندگی کی حقیقت ہو اور وہ ایک سائے کی محبت میں گرفتار ہے اور تم سائے سے ڈر رہی ہو۔ امید، اتنی کم ہمت تو تم کبھی بھی نہ تھی۔ وہ سایہ میری زندگی پر حاوی ہے ہما، داؤد نے آج تک مجھے بیوی کے روپ میں قبول نہیں کیا، اس نے روتے ہوئے انکشاف کیا۔ ہما اس بات پر بری طرح چونکی، پھر گہرے تفکر میں ڈوب گئی۔ کچھ دیر بعد لب کشا ہوئی تو آواز میں گہری سنجیدگی اور ٹھہراؤ تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کر لے گا، ابھی تمہاری شادی کو محض چند ماہ ہی تو ہوئے ہیں اور تم ابھی سے سود و ضیاء کے چکر میں پڑ گئی تو خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ اب ان شکایات پر دل چھوٹا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
یہ سب تمہیں شادی سے قبل سوچنا چاہیے تھا۔ یہ بات پہلے ہی سے تمہارے علم میں تھی کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے شدید قسم کے عشق میں مبتلا ہے۔ اب یہ رود ہو کر رقابت میں جل کر کڑنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اپنی جگہ بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ تمہارا شوہر ہے، وہ تعلقات استوار کرنے میں پہل نہیں کر رہا تو یہ قدم تم ہی اٹھا لو۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھو، اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، اس سے روشنی کے متعلق باتیں شیئر کیا کرو۔ اس نے اپنے دل و دماغ کو خول میں بند رکھا ہے، تم وہ خول چٹھانے کی کوشش کرو۔ اس کے گرد اپنی خدمت گزاری اور اطاعت گزاری کا ایسا مضبوط جال بنا دو کہ وہ اس سے باہر نکل ہی نہ پائے۔ اس کی باتیں غور سے سنتی امید بولی، مگر ان سب باتوں سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کر کے دیکھو، آزمائش شرط ہے۔ اس نے بات ختم کر دی، مگر یہ سب کرنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ قدرت نے ان دونوں کو نزدیک لانے کے لیے موقع فراہم کر دیا۔ اس روز سرے شام سے ہی عالیہ بی کی طبیعت اکھڑی اکھڑی سی تھی۔ رات پڑتے پڑتے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ امید کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ داؤد انہیں ہسپتال لے کر گیا، مگر بے سود۔ مسافر اپنا سفر تمام کر چکا تھا۔ امید کی زندگی میں طوفان زدہ رہا۔ وہ بلک بلک کر کسی چھوٹی بچی کی طرح رو رہی تھی۔ ہما اس کی دگرگوں حالت دیکھ کر خود بھی رو پڑی، مگر پھر بھی اسے صبر کی تلقین متواتر کرتی رہی، مگر اسے صبر آ ہی نہیں رہا تھا۔ داؤد کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ آج عالیہ بی کے انتقال کو 7واں روز تھا، مگر امید کی بے قرار روح کسی پل چین نہیں تھا۔ داؤد حسب معمول صوفے پر نیم دراز سگریٹ پھونکنے میں مشغول تھا جب بڑی مشکل سے سوئی ہوئی امید چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ امی، امی، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ امی، آپ نے مجھے اکیلا چھوڑتے ہوئے بالکل میرا احساس نہیں کیا کہ میں آپ کے بعد کیسے رہوں گی؟ وہ روتے ہوئے مسلسل انہی الفاظ کی گردان کر رہی تھی۔ داؤد جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، کچھ دیر عالم تذبذب میں رہا، پھر سگریٹ ایش ٹرے میں بجھا کر اس تک آیا۔ اس کے قریب بیٹھ کر بولا، کیوں روتی ہو امید؟ کیا میں اور روشنی تمہارے نہیں؟ وہ رونا بھول کر اسے تحیر سے دیکھنے لگی، اور داؤد نے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا، اب مت رونا، میں اور روشنی تمہارے ہی ہیں، تم اکیلی نہیں۔ ٹھیک ہی کہا تھا ہما نے، وہ ایک سائے کے خوف میں مبتلا تھی۔ یہ شاندار گھر اس کا تھا، داؤد جیسا بے مثال شخص اس کا تھا، روشنی اس کا دم بھرتی تھی۔ داؤد نے اسے اعتبار بخشا تو اس نے بھی اپنی ساری محبتیں اسی پر لٹا دیں۔ وہ ایک اطاعت گزار فرمانبردار بیوی تھی۔ داؤد بھی اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھتا۔ امید نے سارے گھر کی تزئین و آرائش اپنی مرضی سے کی۔ داؤد نے اعتراض نہ کیا۔ لان میں اپنی مرضی سے کچھ نئے پودے لگائے، بیج بوئے، مگر جب وہ ایک سوکھا خشک پیلا پڑتا موگرے کا پودا اکھاڑنے لگی تب وہ بے ساختہ بول بیٹھا، مومی، اسے یہاں سے نہ اکھاڑنا۔ کیوں؟ خشک اور بدنما ہو گیا ہے، کیاری کی ساری خوبصورتی اس کی وجہ سے گہنا رہی ہے۔ میری نظر سے دیکھو، اس سے خوشنما اور تر و تازہ پودا اس روئے زمین پر نہیں۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر یار اس گھر کو خریدنے کے بعد اس لان میں یہ پہلی چیز تھی جو میں نے بڑے ارمانوں سے بوئی تھی۔ ارے! امید ہنس پڑی، ٹھیک ہے بابا، نہیں ہٹاتی اسے اب خوش۔ وہ یقیناً ایک اچھی بیوی تھی جو شوہر کی باتوں کو زیادہ قرید نہیں کرتی تھی۔ امید نے اپنا اور داؤد کا بیڈ روم بھی اپنی مرضی سے سنوار لیا تھا۔ کیا ہوا جو آج بھی داؤد اپنا اور دیا کا بیڈ روم مکفل رکھتا تھا؟ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا پر اسرار پہلو ضرور ہوتا ہے۔ امید نے زندگی سے یہی سیکھا تھا کہ کچھ رازوں پر ہمیشہ پردے ہی پڑے رہنے چاہیے، حجاب اٹھ جائیں تو زخم کھل جاتے ہیں۔ اب اتنے سال بعد داؤد پر، اس کے گھر پر اور اس کے دل پر بلا شرکت غیر امید کی حکمرانی تھی۔ گزرتے وقت نے ان کے رشتے کو مضبوط کر دیا تھا۔ ان کی سوائے روشنی کے کوئی اور اولاد نہ ہو سکی۔ یہ بات اکثر امید کو ملول اور دل گرفتہ کر دیتی، مگر روشنی اتنی پیاری اور فرمانبردار وفادار بیٹی تھی کہ امید کے دل سے رفتہ رفتہ یہ کسک جاتی رہی۔ ان کی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ بھی آئے کہ دنیا کبھی کسی کو چین سے نہیں جینے دیتی۔ دنیا قدم قدم پر اسے ستیلی ماں ہونے کا احساس دلاتی رہی۔ اس نے تمام حالات کا مقابلہ کیا، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ داؤد ہی تھا جو اس کے گرد حصار اور کڑی دھوپ میں سر پر سائبان بن گیا تھا، مگر کبھی کبھار اس کے دل میں خدشے سر اٹھاتے تھے۔ سو روشنی کی زندگی کے فیصلے کا اختیار امید کو سونپ کر داؤد نے ان خدشات کا سر کچل دیا اور اس کی ریاضت کو سنہرا تاج پہنا کر اسے سرخروئی بخشی تھی۔ دیا، کل تمہاری روشنی اس گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ بلا شبہ امید نے اس کی تعلیم و تربیت پر اس بہترین انداز میں محنت کی ہے کہ آج مجھے اپنے اس فیصلے پر فخر اور اطمینان محسوس ہوتا ہے، اور میرا دل خدا کے بعد عالیہ بی کا ازحد شکر گزار ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جس وقت عالیہ بی نے اپنے احسان کا بدلہ مجھ سے امید کے ساتھ شادی کی صورت میں مانگا تھا، مجھے ان کا یہ مطالبہ بے حد خود غرضانہ ہی لگا، اور میرا دل قطعی ان کا ساتھ قبولنے پر راضی نہ تھا۔ اور پھر میرے سامنے روشنی اور اس کی امید کے لیے تڑپ اور محبت بھی تھی۔ خود روشنی کی پرورش کا مسئلہ بھی درپیش تھا۔ یہ بات طے ہے دیا کہ قدرت جو ہمارے لیے پسند کرتی ہے اسی میں ہماری بھلائی مضمر ہوتی ہے۔ بے شک امید نے روشنی کو بہت اچھی طرح سنبھالا، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ وہ ایک بہترین ماں اور اچھی بیوی ہے، مگر دیا، میرے دل میں کبھی کبھی یہ خیال بڑے شدت سے در آتا ہے کہ اگر آج تم یہاں میرے پاس موجود ہوتی تو اس بے رنگ زندگی کے مناظر کس رنگ میں رنگے ہوتے؟ شاید روح پہلے گلابی، ارغوانی یا پھر دھانی، کچھ معلوم تو نہیں، مگر پھر بھی کبھی کبھار میں نہ جانے کیوں یہی سوچتا رہتا ہوں
उसने लिखकर डायरी बंद कर दी। कमरे में घुटन बढ़ने लगी थी। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा, फिर यकदम कमरे से बाहर कदम बढ़ा दिए, मगर बेध्यानी में सालों पहले की तरह कमरे का दरवाज़ा मुकफल करना भूल गया। सारी रात गुजर गई, मगर दाऊद के अंदाज़े नशिस्त में कोई तब्दीली वाक़या न हुई। यहाँ तक कि नौकर बेदार हो गए। वो किसी हारे हुए फाते की तरह बैठा था। शरफुद्दीन उससे चाय का पूछने चला आया। आह, चाय? वो बुरी तरह चौंक कर खाली ज़हनी के आलम में उसे देखने लगा। क्या सुबह हो गई? जी साहब, उसने मुअद्दब लहजे में जवाब दिया। बल्कि अब तो खासा दिन चढ़ आया है। अच्छा, वो तहैयर से बोला, फिर संभल कर कहने लगा, हाँ ले आओ चाय, मैं कमरे में हूँ अपने। वो बड़ी दिक्कतों से उठा, जैसे हज़ारों मन बोझ किसी ने उसके ऊपर, उसके वजूद पर ला रखा था। बेचारे साहब जी। शरफुद्दीन ने उसे शिकस्त कदमों से अपने कमरे की तरफ जाते हुए देखकर सोचने लगे, इकलौती बेटी को ब्याह कर कितने गमगीन है। मगर तुम क्या भूल गए शरफू, तुम भी तो अपनी धी रानी को ब्याह कर कितने ही रोज़ यूं ही अफसुर्दा फिरते रहे थे। सच है, बेटी बड़ी प्यारी चीज़ है, इसे किसी अनजान को सौंप कर कलेजा कामता ही रहता है। वो सर झटक कर चाय बनाने चल दिया। सुबह के 10 बज चुके थे, मगर प्रोफेसर हुमायूं ने अपनी बिखरी हुई उलझी हुई शख्सी खुर्दा जज्बाती सहेली जो रात भर रोती रही थी, सुबह के करीब जाकर कहीं सुकून आवर दवाई के जरिए सर सोई थी, को अब तक नहीं जगाया था। अच्छा था कि वो खुद ही जागती। रात रोशनी की शादी के फंक्शन से लौटने के तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद उसका फ़ोन आया था। उसने बस इतना कहा कि मुझे अभी और इस वक्त तुम्हारी तरफ आना है, हो सके तो प्लीज़ अपने ड्राइवर को भेज दो। और हुमा इतनी अक्लमंद तो बहरहाल थी ही कि बिना सवाल किए उसका मुतालबा पूरा कर दिया। वो आई, हाथ में सूटकेस था। हुमा ने कोई ख़ास रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न किया, मामूल के मुताबिक उसका इस्तकबाल किया, उसके साथ चाय पी। वो इस तमाम अरसे में बिल्कुल खामोश रही, फिर रोने लगी और बेरब से अंदाज में अपना दुख, अपना शिकवा, अपना दर्द, सब कुछ उसके सामने उगल दिया। हुमा ने सब कुछ खामोशी से सुना, उसका कंधा मोहब्बत से दबाया, नींद की गोली खिलाई और आराम से सो जाने की तलकीन के साथ कमरे से बाहर निकल गई। और अब इसी तहम्मुल और सुकून से उसकी बेदारी की मुंतज़िर थी। खुद उसका बेटा पढ़ाई की गर्ज से मुल्क से बाहर था। शोहर जस्टिस एस.एम. इकबाल की कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे। बेगम साहब, अब तो 10 बज चुके हैं, आपका नाश्ता बना दूँ? ज़रीना ने आकर पूछा। ऐसा करो। वो जो आराम कुर्सी पर बैठी आज का अखबार देख रही थी, अखबार से नज़र हटाकर सोचती हुई बोली, बनाना शुरू कर दो, मेरा और उम्मीद हम दोनों का। शायद इतनी देर तक वो जाग जाए। यही हुआ। नाश्ता बनने के दौरान वो जाग गई। हुमा ने बस इसरार उसे नाश्ता करवाया, फिर चाय लेकर उसके साथ लॉन की जानिब निकल आई। सर्दियों के दिन थे। शाह खावर भी ठठरा हुआ सा महसूस हो रहा था। उसकी हल्की तपिश वाली किरणें जिस्म को भली लग रही थी। अब कैसा महसूस कर रही हो? हुमा ने पूछा। पता नहीं। उम्मीद का चेहरा सुता हुआ और आवाज़ नाहमवार थी। हुमा ने पुरसोच हंकारा भरा। रोशनी की शादीशुदा ज़िंदगी की अवलीन सुबह। क्या तुम्हें रोशनी को लेने उसके घर नहीं जाना है? कौन रोशनी? उम्मीद ने गर्दन उसकी जानिब मोड़कर हर दर्जा बेगानगी से वो पूछा। तुम्हारी बेटी। हुमा मध्यम से मुस्कुराई। वो मेरी कुछ नहीं लगती। आवाज़ भराने लगी। 18 साल खुद को उसकी खातिर हल्कान क्यों किया? फिर बड़ी नादानी हुई मुझसे। वो चलते चलते थक कर लॉन चेयर पर आ बैठी और हाँफने लगी। नाराज़ हो दाऊद भाई से? हुमा भी वहीं आ बैठी। तो फिर खुद को और रोशनी को सज़ा क्यों दे रही हो? मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ। उम्मीद चिल्लाई। नाराज़ अपनों से हुआ जाता है, जब वो मेरे कुछ लगते ही नहीं तो मेरी नाराज़गी कैसे? तुमने ये कैसे सोच लिया कि वे तुम्हारे कुछ नहीं लगते? हुमा प्लीज़, तुम मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत करना। मैं अब कुछ समझना नहीं चाहती। मैंने इतने साल इस शख्स से टूट कर मोहब्बत की, उसकी औलाद पाली, उसका घर संवारा, उसकी ज़रूरियात का खुद से भरकर ख्याल रखा, और उसने उसने बदले में मुझे क्या दिया? अपने दिल में थोड़ी सी जगह तक न दे सका। उसने बहालत मजबूरी मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, मजबूरी के तहत मेरा साथ निभाता रहा, मुझे ज़रूरत की तरह बरतता रहा। क्या तुम मेरी अज़ियत समझ सकती हो? हरगिज़ नहीं। उसने अपने हाथों से अपनी डायरी में लिखा है कि वो मेरा शुक्रगुजार है, मेरा मकरूज़ है, ज़िंदगी का साथी है। मगर मोहब्बत तो वो आज भी उसी दिया से करता है। हुमा, मेरी तो उम्र रायगा गई उस शख्स के पीछे। वो फूट फूट कर रो दी। हुमा मतानत से मुस्कुराई। यकीन मानो उम्मीद, तुम्हारे जैसी बेअक्ल औरत मेरी निगाह से आज तक नहीं गुजरी। वो तुम्हारा मशकूर है, ज़िंदगी का साथी है, तुम्हारी मोहब्बत और वफादारी का कर्जदार है, और तुम यहाँ बैठी मोहब्बत को रो रही हो। मोहब्बत ही की कमी तो रुलाती है? हरगिज़ नहीं। मोहब्बत की कमी शायद दिल दुखाती है, मगर औरत की ज़िंदगी में रोने के लिए और बहुत सी बातें मौजूद हुआ करती हैं। उम्मीद, इकबाल एक वकील हैं, दिन रात उनके पास ऐसे मुतअद्दिद केस आते हैं कि तुम सुनो तो दंग रह जाओ, अपना दर्द भूल जाओ। और फिर तुम ये क्यों नहीं सोचती कि अगर दाऊद भाई तुमसे शादी के बाद किसी और से मोहब्बत कर बैठते, या मोहब्बत छोड़ो किसी से अफेयर चला लेते, या कोई ताल्लुक़ कायम कर लेते, तब तुम उनका क्या बिगाड़ लेती? ऐसे मकामात तो शादीशुदा मर्द हज़रात की ज़िंदगी में अक्सर आ जाया करते हैं। इस मकाम पर तुम्हारा इक़दाम क्या होता? वो इस किस्म के मर्दों में से नहीं है। उम्मीद बेसाख्ता बोली। मैं यही तो तुम्हें समझा रही हूँ कि अपनी उम्र के इस हिस्से में आकर क्यों अपनी रियाजत खाक में मिला रही हो। वो रसानियत से बोली। मगर मोहब्बत
क्या मोहब्बत की कोई हकीकत नहीं? सच तो ये है हुमा कि रूह की प्यास सिर्फ सच्ची और पुरखलूस मोहब्बत से ही बुझती है। ये सब किताबी बातें हैं। हुमा ने इस्तेज़ाइया कहा। अगर होता ना तुम्हारा शोहर कोई हद छूट, बदजुबान, बदलिहाज और माली लिहाज से गैर मुस्तहकम शख्स, तब मैं तुमसे ये रूह की प्यास के फ़लसफ़ों की हकीकत पूछती। अब की बार उम्मीद खामोश रही। ज़िंदगी में मुकम्मल जहाँ किसी को नहीं मिलता। अक्लमंद वही है जो इस रमज़ को समझ ले। ज़िंदगी आसानी से गुजर जाती है। उम्मीद गहरी सोच में गुम हो चुकी थी। बाबा, दाऊद अपने कमरे में अंधेरा किए, आंखों पर बाजू रखे, बेड पर दराज हिसाब ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। तभी उनके कानों में ये जानी पहचानी ज़िंदगी से भरपूर खनकदार आवाज़ गूंजी। उन्होंने चौंक कर आंखों से बाजू हटाया। मैं आ गई। वो कमरे में दाखिल होकर खिड़कियों से पर्दे हटाते हुए बोली। कमरे का बोझल अंधेरा खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया। वो सूरज से उठ बैठे। कैसी आई? कौन लेकर आया है तुम्हें? वो हैरानगी से पूछने लगे। शुएब के साथ आई हूँ। और कौन लेकर आता? वो धप से उनके नज़दीक बैठ गई। आप दोनों की इतनी याद आ रही थी। जैसे ही शुएब जागे फटाफट उनके साथ यहाँ आ गई। वो लाड से दाऊद के कंधे पर अपना सर रख कर बोली। दाऊद का हाथ बेसाख्ता उसके रेशमी बालों वाले सर पर ठहर गया। बहुत गलत बात है रोशनी, न जाने शुएब क्या सोचता होगा। फिर रिवाज के मुताबिक हमें तुम्हारे घर तुम्हें लेने आना था। वो तनबीहन बोला, मगर लहजे से परदराना शफकत साफ झलकती थी। वो कुछ नहीं सोचेंगे। वो दाऊद के कंधे से अलग होते हुए बोली। और अगर आप लोग ने आना था तो अब तक आए क्यों नहीं? वो मुँह फुलाकर बोली। वो दरअसल इस सवाल का दाऊद क्या जवाब देता। अच्छा छोड़ें। वो बेड से उठते हुए बोली, मामा कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है, बहुत सी बातें शेयर करनी है। वो बोलती हुई कमरे से जाने लगी। तुम्हारी मामा ये घर छोड़कर जा चुकी हैं। दाऊद की पस्त मगर गंभीर आवाज़ सुनाई दी। रोशनी यकदम ठहर गई, फिर मुड़ी। घर छोड़कर चली गई? मगर क्यों? वो ताज्जुब से बोली। शायद मेरी ही किसी बात पर नाराज़ हो गई हैं। दाऊद नजरें चुराते हुए बोले। चंद सानिए रोशनी बिल्कुल दिया के से अंदाज में कमर पर हाथ टिकाए उन्हें शाकी नज़रों से देखती रही। फिर बोली, और आपने उन्हें जाने दिया? रोका क्यों नहीं? वो जिरा करने लगी। रोका था, नहीं रुकी। वो बेचैनी से उठ खड़े हुए। ओह वेरी सैड। यकीनन बहुत सीरियसली हर्ट हुई हैं। वो खुद कलामी करने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दाऊद फिक्रमंदी से कमरे में टहलने लगा। कुछ भी करें मगर उन्हें मना ले बाबा। मैं ज़िंदगी में दूसरी बार अपनी माँ से महरूम नहीं होना चाहती। माँ ने उसकी आवाज़ गुलूगीर हो गई और आंखों से मोटे मोटे आंसू भर आए। हाँ, मैं उसे ज़रूर मना लूँगा मेरी बेटी कि ज़िंदगी में दूसरी बार मैं अपना हम सफ़र खोना नहीं चाहता। और फिर दाऊद रोशनी ही को साथ लिए हुमा के घर चला आया। जाहिर है उम्मीद का ज़िंदगी में दाऊद और रोशनी के बाद अगर कोई था तो वो हुमा ही थी। मुलाजमा ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया, अंदर उनकी आमद की इतला पहुंचाई। कुछ देर बाद चाय और हुमा एक साथ आते दिखाई दिए। हुमा ने बड़े प्यार से रोशनी को साथ लगाकर दुआ दी और मुस्कुराकर कहने लगी, अपनी मामा को लेने आई है नई नवेली दुल्हनिया। भाई ये तो एक नई रस्म ईजाद हो गई। रोशनी फीकी सी हंसी हंसती। दाऊद संजीदगी तारी किए बैठा रहा। जी आंटी, सुबह घर आने पर पता चला मुझे कि मामा किसी बात पर नाराज़ होकर घर छोड़ रही हैं। तो क्या उसकी नाराज़गी गलत है? उसने बराह रास्त खामोश बैठे दाऊद को मुखातिब किया कि इतनी बरस बेलोज मोहब्बतें लुटाने वाली को इतना हक भी हासिल नहीं कि अपनी नाराज़गी ही जिता सके। वो मजीद बोली, नाराज़ होने का हक भी हासिल है और जिताने का भी, मगर पता तो चले आखिर वो इतने नाजुक मौके पर किस बात पर नाराज़ होकर घर छोड़ आई हैं। दाऊद संभल कर बैठ गया और नागवारी से बोला, मौके की नज़ाकत का एहसास है उसे भी है, मगर लगती है ना कभी कभी ऐसी चोट दिल पर कि इस चोट का दर्द इंसान को हर शय से मावरा कर देता है। हम अपनी सहेली का केस बड़ी जान फशानी से लड़ रही थी। कैसी चोट, कहाँ का दर्द, कुछ पता तो चले। सारे घर की मलका और स्याह सफ़ेद की मालिक है। आखिर ऐसी क्या बात होगी जो वो यूं घर छोड़कर चली गई? दाऊद गिला में इस नाराज़गी से बोला। रोशनी खामोशी से टकर टकर कभी दाऊद तो कभी हुमा को देख रही थी। उसकी बात पर हुमा अपने अजली मतीन अंदाज से मुस्कराई। घर की मलका ये बात जान गई है कि उसकी राजधानी किसी के दिल पर कायम नहीं हो सकी। दाऊद इस बात पर कुछ बेचैन कुछ पशेमान दिखाई देने लगा। अलबत्ता रोशनी के सर से ये बात गुजर गई। ये सच नहीं है, दाऊद बोधे लहजे में बोला। मैंने आज तक उसे ऐसी कोई बात नहीं जिताई, बल्कि हमेशा उसे मोहब्बत, इज़्ज़त और मान दिया है। बात किस कदर दुरुस्त है? हुमा शाइस्तगी से बोली। आपने हमेशा एक बीवी होने के नाते उसका बहुत ख्याल रखा, ये बात वो भी तस्लीम करती है। मगर दुख दरअसल इसे इस बात का है वो आपके दिल तक रसाई हासिल नहीं कर सकी। ये नहीं, ये बात गलत है। दाऊद पुरजोर लहजे में बोला। जो दिल में मौजूद ना हो वो ज़िंदगी में कैसे मौजूद रह सकती है? बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई आपकी ज़िंदगी में मौजूद ना होकर भी आपके दिल में मौजूद है। हुमा बोली। दाऊद को उसकी बर्जस्तगी ने लाजवाब कर दिया। तभी रोशनी उनकी बहस से उकताकर बोली, ये आप लोग किस किस्म की फ़लसफ़ियाना बातों में उलझ गए हैं? आंटी प्लीज़ मुझे मामा के पास ले चले। वो नाराज़ है मगर देखिएगा मैं उन्हें मना लूँगी। तुम क्यों मनाओगी बेटा? हुमा धीरे से मुस्कुराकर मताना से बोली, दिल को दर्द जिसने दिया है मरहम भी वही लगाए तो इस बार बात बनेगी कि चोट इस बार उसे बहुत गहरी पहुंची है। हुमा की बात पर चंद सानिया माहौल में खामोशी हो गई। हाँ ठीक है। लम्हाती तवक्कुफ के बाद दाऊद बड़े मजबूत लहजे में गोया हुआ। दाऊद खान ने नादानिस्तगी में उसका दिल दुखा दिया है और अब उससे माफ़ी भी वही मांगेगा।
मेरी आंख में موجود تل کو وہ میرے بے وفا ہونے کی نشانی سمجھتی تھی، مگر گواہ ہے سب کہ داؤد خان بے وفا نہیں تھا۔ بصد احترام ہما داؤد کو اپنے اسٹڈی روم کے دروازے کے باہر چھوڑ کر ایک حوصلہ افزا مسکراہٹ سے نواز کر وہیں سے واپس پلٹ گئی، اور وہ اپنی شخصیت کے تمام تر تم تراک کے ساتھ اندر داخل ہو گیا کہ جہاں گویا زمانے سے چھپ کر اس وقت امید پناہ لیے بیٹھی تھی۔ پہلے تو وہ اسے دیکھ کر بری طرح چونکی، دوسرے پل اسے ہما کی غداری پر بے طرح تاؤ چڑھا، پھر تیسرے ہی پل وہ اپنے سبھی ملیح چہرے پر چٹانوں کسی سختی طاری کیے ٹھسی بیٹھ گئی، جبکہ اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھے کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اضطراری انداز میں چکراتا داؤد محو گفتگو تھا۔ دیا نہ رہی، مگر اس کی زندگی میں دیا کی روشنی تو تھی۔ وہ سمجھتا تھا اس روشنی کے سہارے اس کی زندگی کے سارے اندھیرے دور ہو جائیں گے، مگر جلد ہی اس کی یہ خوشی امید توڑ گئی کہ روشنی تو خود دیا کے وجود کی مرہون منت تھی۔ دیا نہ رہی تو روشنی کا وجود بھلا کیوں کر سلامت رہ سکتا تھا؟ چاروں اور اندھیرا بڑھ رہا تھا، اور تب ہی اس کی زندگی میں امید کی ایک کرن چلی آئی، اور چشم زدن میں چہار طرف یوں پھیلی کہ داؤد کی زندگی میں پھیلے سارے اندھیرے اپنا سیاہ منہ چھپا کر کہیں دور چلے گئے۔ وہ امید کا احسان مند رہا، ممنون رہا، مشکور رہا، پر اسے محبت نہ کر سکا، یہی کہیں گے نا آپ۔ وہ جو لا تعلق سی بنی بیٹھی تھی داؤد کے ان جملوں پر تڑپ کر بے اختیار اس کی بات قطع کر بیٹھی، اور داؤد یہ سن کر اپنی جگہ ٹھہر گیا، پھر ایک ایک قدم جیسے سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہوا سرمئی کاؤچ پر براجمان امید تک پہنچا، اور پھر ایک روز اس بے غرض اور بے لوث وفا شعار کے قدموں میں اپنا دل ہار بیٹھا۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا تم سے، مگر بس کہہ ہی نہیں سکا۔ وہ اس کے مقابل بیٹھا براہ راست اس کی آنسو بھری آنکھوں میں جھانک کر پورے اعتماد سے بولا، جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ وہ جیسے کن چھری سے ذبح ہوئی تھی۔ آپ آج بھی دیا سے محبت کرتے ہیں، میں صرف آپ کی ضرورت ہوں۔ دیا میری محبت تھی امید، اور تم میری محبت ہو۔ تم جانتی ہو کہ داؤد جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر میں آپ کی محبت ہوں، تب پھر آپ کو آج بھی اپنی تنہائیوں میں دیا سے مخاطب ہونے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ وہ احتجاجاً چیخ پڑی تھی۔ داؤد جان گیا اس کا اشارہ کس طرف ہے، سو ایک لحظہ توقف کے بعد ملول مگر گمبھیر لہجے میں بولا، کیا ہم خاص موقع پر دنیا سے گزر جانے والے اپنے پیاروں کو یاد نہیں کیا کرتے امید؟ تو بس تم سمجھ لو وہ بھی ایک ایسا ہی لمحہ تھا جس کی گرفت میں آ کر میں مغلوب ہو گیا، وگرنہ یہ داؤد خان جو تمہارے سامنے کھڑا ہے دل و جان سے سرتا پا تمہارا ہے، چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ وہ اس لمحے امید نے اس کی شفاف آنکھوں میں کسی دیا کا نہیں واقعی اپنا عکس دیکھا، اور انجانے سے احساس میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ اتنا تو جانتی ہی تھی، واقعی داؤد خان جھوٹ نہیں بولتا۔ امید نے مجھے معاف کر دیا ہے دیا، میں اسے منا کر گھر واپس لے آنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ بلا شبہ بہت اعلیٰ ظرف اور بہترین رفیق حیات ہے، تو کیا میں اب بھی اسے اپنی محبت اور وفاؤ کا بلا شرکت غیر مالک نہ بناتا؟ اور میں بناتا یا نہ بناتا، بہرحال وہ حقدار ہے کہ اس کی بے لوث ریاضت کو میں رائے گاہ نہ جانے دوں۔ سو اس لیے آج میں نے 20 سال سے مکفل میرا اور تمہارا کمرہ کھول دیا ہے۔ خدا کرے گا وہ مرجھایا ہوا پودا بھی اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ پھینکا، اور نہیں، خدا کرے گا نہیں، وہ کرے گا وہ مرجھایا ہوا پودا بھی اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ پھینکا کہ جس کی اتنے برس میں سخت موسموں سے حفاظت کر رہا تھا۔ اب میری وارڈروب امید کے پسندیدہ رنگوں سے سج گئی ہے دیا، اور مجھے یہ سب کرتا دیکھ امید کے چہرے پر جو آسودگی بکھری ہے، اس کی آنکھوں میں جو چمک آ پڑی ہے، اسے میں لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے امید سے سچ کہا تھا کہ دیا کہ تم میری محبت تھی، سو میرے دل میں ایک ہمیشہ حسین یاد بن کر دھڑکتی رہو گی، مگر دیا ایک اعتراف میں تمہارے سامنے بھی کرنا چاہتا ہوں، مجھے واقعی امید سے محبت ہے۔ سو آج کے بعد صرف میری تنہائی صرف اور صرف امید کے نام ہوگی، کیونکہ تم جانتی ہو کہ داؤد خان بے وفا نہیں، اس نے سفید کاغذ کو سیاہ ڈائری میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔